स्टार्टअप फाइनेंसिंग ये सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर और एक इन्वेस्टर के बीच का कोई सौदा नहीं है। नहीं, इसे एक डांस की तरह समझिए जिसमें कई सारे कलाकार होते हैं और हर किसी का अपना एक रोल, अपना एक मूव होता है। और अगर आपको ये नहीं पता कि कौन, कब और क्यों मूव कर रहा है, तो भाई आप फिसल सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, इस डांस फ्लोर पर असली पावर किसके हाथ में है? आज हम इसी पर से पर्दा उठाने वाले हैं और हर एक प्लेयर को करीब से देखेंगे ताकि समझ सके कि पावर का खेल चलता कैसे है। तो हम शुरू करेंगे इस खेल के सेंटर से, यानी एंटरप्रेन्योर्स से। फिर हम वेंचर कैपिटल फर्म के अंदर की दुनिया को समझेंगे, उन एंजल से मिलेंगे जो सबसे पहले भरोसा दिखाते हैं, एक सिंडिकेट बनाने की कला सीखेंगे और आखिर में उन सलाहकारों की बात करेंगे जो रास्ता दिखाते हैं, यानी वकील और मेंटर्स। चलिए शुरू करते हैं। हम उस इंसान से शुरू करते हैं जिसके बिना ये पूरा इकोसिस्टम होता ही नहीं, एंटरप्रेन्योर। देखिए, ये एक सीधी सी बात है, पर हर चीज की नींव यही है। कोई एंटरप्रेन्योर नहीं तो कोई आइडिया नहीं, कोई स्टार्टअप नहीं। ये पूरी फाइनेंसिंग की कहानी शुरू ही उनके विजन से होती है। एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर ड्राइविंग सीट पर हमेशा वही इंसान होता है। जो भी जरूरी बातचीत है, उसे वकीलों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। को फाउंडर्स के साथ रिश्ते को भी बहुत ध्यान से संभालना होता है। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है कि आपका वकील कौन है, ये आपकी अपनी इमेज को दिखाता है। ओके, अब बात करते हैं दूसरे बड़े प्लेयर की, वेंचर कैपिटलिस्ट यानी वीसी। किसी भी वीसी फर्म का दरवाजा खटखटाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि उनके अंदर का स्ट्रक्चर मतलब हायरार्की क्या है। तो एक वीसी फर्म में सबसे ऊपर होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर या जनरल पार्टनर। ये वो लोग हैं जो आखिरी फैसला लेते हैं। उनके नीचे आते हैं पार्टनर और प्रिंसिपल, जिनके पास पावर तो होती है पर उन्हें एमडी का सपोर्ट चाहिए होता है। और सबसे नीचे होते हैं एसोसिएट और एनालिस्ट, जो डील ढूंढने और उसकी जांच पड़ताल का सारा काम करते हैं। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग रोल्स भी होते हैं, जैसे वेंचर पार्टनर। ये अनुभवी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो पार्ट टाइम में मदद करते हैं। और एक होते हैं एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस या EIR, जो अपना अगला बड़ा स्टार्टअप प्लान करते हुए फर्म को अपना एक्सपीरियंस देते हैं। तो आखिर में बात यह है कि फर्म में मैनेजिंग डायरेक्टर या जनरल पार्टनर के साथ एक असली रिश्ता बनाना होगा। दिन के आखिर में वही फैसला लेंगे कि आपकी कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं, कोई और नहीं। आपने जरूर सुना होगा सीरीज ए, सीरीज बी। ये नाम बस एक कंपनी की मैच्योरिटी या स्टेज बताने का एक आसान तरीका है। इसके पीछे कोई लीगल रॉकेट साइंस नहीं है। तो फटाफट से देख लेते हैं। प्री सीड या सीड होता है सबसे पहला पैसा। सीरीज ए होता है पहला बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। सीरीज बी और सी होते हैं मिड स्टेज ग्रोथ राउंड्स। और सीरीज डी और उसके बाद वाले होते हैं लेट स्टेज, जो अक्सर आईपीओ से ठीक पहले होते हैं। अब आते हैं उन लोगों पर जो अक्सर एक स्टार्टअप में सबसे पहला पैसा डालते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। तो एक एंजल इन्वेस्टर वो अमीर इंसान होता है जो किसी नए बिजनेस में, खासकर उसके शुरुआती दिनों में, कंपनी में हिस्सेदारी यानी इक्विटी के बदले पैसा लगाता है। ये सीड स्टेज फंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये कोई सफल एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, कोई प्रोफेशनल या फिर दोस्त और परिवार भी। आमतौर पर ये बाद के राउंड में पैसा नहीं लगाते, हालांकि कुछ सुपर एंजल्स बाद में माइक्रो वीसी भी बन जाते हैं। हाँ, पर यहाँ एक वार्निंग है। कभी भी खुद को ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए जहां आप बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स पर निर्भर हो जाएं। सोच कर देखिए, किसी एक फैसले के लिए 75 अलग-अलग लोगों के साइन लेने की कोशिश करना मजेदार तो बिल्कुल नहीं है। अक्सर क्या होता है कि एक फंडिंग राउंड में एक से ज्यादा इन्वेस्टर होते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब एक साथ आते कैसे हैं? जब कई सारे इन्वेस्टर्स, चाहे वो वीसीज हों, एंजल्स हों या कोई और, एक डील को फंड करने के लिए साथ में आते हैं, तो उस ग्रुप को सिंडिकेट कहते हैं। ज्यादातर सिंडिकेट्स में एक लीड इन्वेस्टर होता है, और ये लीड इन्वेस्टर फाउंडर के लिए मतलब लाइफ सेवर होता है, क्योंकि वही टर्म शीट पर मोल भाव करता है और पूरे ग्रुप की तरफ से काम करता है। इससे प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। एक चीज होती है पार्टी राउंड, उससे बचना चाहिए। ये तब होता है जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स छोटी छोटी रकम लगाते हैं। इसका नतीजा, कोई भी इन्वेस्टर कंपनी के लिए पूरी तरह से कमिटेड महसूस नहीं करता, क्योंकि मुश्किल वक्त में मदद करने के लिए किसी का भी बहुत कुछ दांव पर नहीं लगा होता। और अब बात करते हैं आखिरी दो
लेकिन बहुत ही ज़रूरी प्लेयर्स की जो एक सपोर्ट टीम की तरह काम करते हैं। एक अच्छे वकील और एक बुरे वकील में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक अच्छा एक्सपीरियंस वाला वकील डील को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और ज़रूरी बातों पर फोकस रखेगा। वहीं एक नौसिखिया वकील वो बेवजह का टेंशन पैदा करेगा और आपकी रेप्यूटेशन को भी नुकसान पहुंचाएगा। मेंटर्स और सलाहकारों में फ़र्क समझना भी बहुत ज़रूरी है। मेंटर्स मदद करते हैं क्योंकि वो सच में आपको कामयाब होते देखना चाहते हैं, जबकि सलाहकार वो अपनी सर्विस के लिए अक्सर फीस लेते हैं। इसीलिए एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर हमेशा अनुभवी मेंटर्स का एक ग्रुप बनाता है। ये लोग गाइडेंस देते हैं, नए लोगों से मिलवाते हैं और सपोर्ट करते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म रिश्ता होता है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। तो अब जब सारे प्लेयर्स को जान लिया है, असली सवाल ये है, आपकी टीम में कौन होना चाहिए? ध्यान से सोचिए, क्योंकि सही टीम चुनना ही इस फाइनेंसिंग के डांस को एक कामयाब परफॉर्मेंस में बदल सकता है। तो अपने स्टार्टअप के लिए पैसे जुटाने का सपना है, पर यह समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत आखिर कहां से करें। कोई बात नहीं, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, और वो भी वेंचर डील्स किताब के उन जबरदस्त सीक्रेट्स के साथ जो हर फाउंडर के काम आएंगे। तो चलिए फंड जुटाने के इस सफर पर निकलते हैं। हम बात करेंगे हर एक जरूरी पड़ाव की, सही माइंडसेट बनाने से लेकर बैंक अकाउंट में पैसे आने तक। हर स्टेप बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी इन्वेस्टर से बात करने से भी पहले सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है अपनी सोच को सही करना। सच तो ये है कि किसी की मानसिकता ही उसकी सफलता की पहली सीढ़ी है। स्टार वॉर्स के मास्टर योडा की एक बहुत फेमस लाइन है, करो या मत करो, कोशिश जैसा कुछ नहीं होता। और यकीन मानिए, ये बात फंडरेजिंग पर एकदम सटीक बैठती है। अगर कोई इन्वेस्टर को ये कहता है कि वो तो बस मार्केट टेस्ट कर रहा है या कोशिश कर रहा है, तो वो उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। उन्हें पूरा कमिटमेंट चाहिए, आधा अधूरा नहीं। अच्छा, तो सवाल ये है कि कितने पैसे मांगने चाहिए। देखिए, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मॉडल्स बनाने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी गलत ही साबित होते हैं। इसका एक सीधा साधा तरीका है। बस ये सोचिए कि अपना अगला बड़ा माइलस्टोन पूरा करने में, मान लीजिए पहला प्रोडक्ट लॉन्च करने में कितना वक्त लगेगा। फिर अपने महीने के खर्च को उस वक्त से गुणा कर दीजिए, और हाँ, उसमें थोड़ा बफर, मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा रकम जरूर जोड़ लीजिए। और एक बहुत जरूरी बात, जब पैसे मांगे तो एक फिक्स नंबर बताएं। कभी भी रेंज मत दीजिए, जैसे कि हम 5 से 7 करोड़ जुटा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि रेंज देने से लगता है कि शायद होमवर्क पूरा नहीं है। एक सटीक नंबर वो आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है। ये बताता है कि अपने बिजनेस की नस नस से वाकिफ है। ठीक है, तो अब पता है कि कितने पैसे चाहिए। अगला कदम, अपनी कहानी को सही तरीके से पेश करने के लिए अपने सारे जरूरी टूल्स, अपने सारे हथियार तैयार करने का। तो फंड रेजिंग के लिए ये टूल किट बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक छोटी सी एलिवेटर पिच, फिर 1-2 पेज की एग्जीक्यूटिव समरी, और हाँ, एक बढ़िया सी प्रेजेंटेशन। हर चीज बिल्कुल क्लियर और दमदार होनी चाहिए, इतनी कि इन्वेस्टर्स और जानना चाहें। लेकिन इन सब में जो सबसे जरूरी चीज है, वो है आपका डेमो। अक्सर फाउंडर्स एक गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि इन्वेस्टर्स को 50-60 पेज का भारी भरकम बिजनेस प्लान इंप्रेस करेगा। लेकिन सच कहूं तो असलियत बिल्कुल अलग है। वीसी असल में आपके प्रोडक्ट का एक प्रोटोटाइप या डेमो देखना चाहते हैं, कुछ ऐसा जिसे वो खुद इस्तेमाल करके देख सकें, जिसके साथ वो खेल सकें। एक बहुत बड़े वीसी ने तो ये तक कहा है कि उन्होंने पिछले 20 सालों में एक भी बिजनेस प्लान नहीं पढ़ा है। सोचिए जरा। तो फिर वो देखते क्या हैं? वो देखना चाहते हैं एक चलता हुआ प्रोडक्ट, एक डेमो, कुछ ऐसा जो सिर्फ कागज पर ना हो। याद रखिए, आपका प्रोडक्ट ही आपकी सबसे अच्छी कहानी सुनाता है, कोई लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट नहीं। तो हमारे टूल्स तैयार हैं, कहानी पता है। अब बारी आती है सही वीसी को ढूंढने की। और हाँ, ये एक खोज है, कोई सेल्स पिच नहीं, एक सही पार्टनर को ढूंढने की खोज। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा टारगेट है एक लीड इन्वेस्टर ढूंढना। अब ये लीड इन्वेस्टर कौन होता है? ये वो इन्वेस्टर है जो सिर्फ पैसे नहीं लगाता, बल्कि डील को लीड करता है। वो आपको टर्म शीट देता है, और उसके आने से दूसरे इन्वेस्टर्स को भी आप पर भरोसा होता है, और वो भी पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब इन्वेस्टर्स से मिलेंगे ना, तो अलग अलग तरह के सिग्नल मिलेंगे। कुछ होंगे लीडर, जो साफ साफ कहेंगे कि उन्हें डील लीड करनी है। कुछ होंगे फॉलोअर, जो इंतजार करते हैं कि पहले कोई और पैसा लगाए। और फिर आते हैं स्लो नो वाले। ये कभी ना नहीं बोलेंगे, बस धीरे धीरे बातचीत बंद कर देंगे। इन सिग्नल्स को पहचानना बहुत जरूरी है,
ताकि कीमती वक्त बर्बाद ना हो। तो सवाल यह है कि इन इन्वेस्टर्स तक पहुंचे कैसे। देखिए, सबसे अच्छा तरीका है किसी दूसरे फाउंडर से एक वार्म इंट्रोडक्शन या रेफरल लेना। कोल्ड ईमेल से ये 1000 गुना बेहतर है। इसके अलावा उन फर्म्स पर रिसर्च करें जो आपके सेक्टर में इन्वेस्ट करती हैं, पार्टनर्स के बारे में पढ़िए और एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, अगर पैसा चाहिए तो सलाह मांगे। चलिए मान लेते हैं कि एक लीड इन्वेस्टर मिल गया जो इंटरेस्टेड है, तो क्या काम खत्म? नहीं, बल्कि असली काम तो अब शुरू होता है। इसे कहते हैं ड्यू डिलिजेंस, और ये एक टू वे स्ट्रीट है। मतलब वो आपको परखेंगे और आपको उन्हें परखना है। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चल सकता है। पहले एक मीटिंग होगी, फिर और मीटिंग्स, फिर वो डेटा मांगेंगे, आपके प्लान्स, आपके बायो, सब कुछ। और फिर आएगा वो बड़ा दिन जब पूरी फर्म के सारे पार्टनर्स के सामने प्रेजेंट करना होगा। आखिर में जाकर टर्म शीट का ऑफर आता है। ये एक सफर है और हर कदम आपको मंजिल के करीब लाता है। देखिए, एक बहुत ही मजेदार लेकिन सच्ची बात कही जाती है। अगर आपको लगे कि आपका वीसी एक प्रोक्टोलॉजिस्ट है तो वहां से भाग जाएं। मतलब अगर कोई इन्वेस्टर हर छोटी छोटी बात पर जरूरत से ज्यादा पड़ताल करे, आपको असहज महसूस कराए, तो वो सही पार्टनर नहीं है। ये एक पार्टनरशिप है, कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं। याद है हमने कहा था कि डिलिजेंस एक टू वे स्ट्रीट है। तो जैसे वो आपके बारे में सब पता करते हैं, वैसे ही आपको भी उनके बारे में पता करना चाहिए। उन दूसरे फाउंडर्स से बात कीजिए जिनमें इस वीसी ने इन्वेस्ट किया है, और हाँ, खासकर उन फाउंडर्स से जिनकी कंपनी अच्छा नहीं कर पाई। तभी असली परीक्षा होती है कि इन्वेस्टर मुश्किल वक्त में कितना साथ देता है। और फिर वो दिन आता है जब टर्म शीट हाथ में होती है। बहुत बहुत बधाई, अब आप फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब हैं। अब बस डील को क्लोज करना है। तो देखिए, एक बार टर्म शीट साइन हो गई तो समझिए 99% काम हो गया। इसके बाद फाइनल लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है और फिर पैसा बैंक में आ जाता है। अगर कोई बहुत ही बड़ी छुपी हुई प्रॉब्लम ना निकले तो एक अच्छी फर्म से साइन की हुई टर्म शीट का मतलब है कि डील पक्की है। यहां एक सलाह है, वकीलों को छोटी छोटी बातों पर लड़ने मत दीजिए। कई बार डील सिर्फ लीगल वजहों से महीनों अटकी रहती है। एक फाउंडर का काम प्रोसेस को मैनेज करना है। अपने वीसी पार्टनर से सीधे बात करते रहिए और चीजों को आगे बढ़ाइए। याद रखिए, यहां बिजनेस बनाना है, वकीलों की बहस नहीं जीतनी। तो डील क्लोज हो गई, पैसा बैंक में आ गया, लेकिन ये अंत नहीं है। ये तो एक लंबी पार्टनरशिप की शुरुआत है। तो असली सवाल ये नहीं है कि फंड्स मिले या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या अब इस नए पार्टनर के साथ मिलकर कुछ बड़ा, कुछ ऐतिहासिक बनाने के लिए सब तैयार हैं? नमस्कार, आज हम एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज को समझने वाले हैं। एक ऐसा दस्तावेज जो किसी भी स्टार्टअप की पूरी कहानी लिख सकता है। ये है वेंचर कैपिटल टर्म शीट, और ये सारी बातें वेंचर डील्स नाम की किताब पर आधारित हैं। देखिए, हमारी पूरी बातचीत की नींव यही एक लाइन है। टर्म शीट कोई मामूली कागज नहीं है। ये एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा जो बताता है कि एक फाउंडर और इन्वेस्टर का रिश्ता आने वाले सालों में कैसा होगा। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलते हैं। हम सबसे पहले इसके मूल ढांचे को समझेंगे, फिर इकोनॉमिक्स और कंट्रोल के बीच के संतुलन को देखेंगे। इसके बाद हम कीमत और उसमें छिपे जालों की बात करेंगे, लिक्विडेशन वाटरफॉल को समझेंगे, कंट्रोल से जुड़ी कुछ जरूरी शर्तों पर नजर डालेंगे, और आखिरी में इस पूरी बातचीत को कैसे साधा जाए इस पर बात करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा, ये एक ब्लूप्रिंट है, और ये इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि आज जिन छोटी छोटी बातों पर आप हाँ कहेंगे ना, वही बातें कल चलकर आपकी कंपनी के बड़े बड़े फैसलों की दिशा तय करेंगी। ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये एक लंबी पार्टनरशिप की शुरुआत है। अब सबसे दिलचस्प बात, टर्म शीट में दर्जनों क्लोज हो सकते हैं जो बहुत जटिल लगते हैं, लेकिन वेंचर डील्स किताब के मुताबिक हर एक शर्त को आप दो ही पलड़ों पर तौल सकते हैं, इकोनॉमिक्स और कंट्रोल। समझिए, इकोनॉमिक्स का मतलब है पैसा कैसे बनेगा और किसे कितना मिलेगा, और कंट्रोल का मतलब है कंपनी के बड़े फैसले कौन लेगा और निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित कैसे रखेगा। पूरी की पूरी टर्म शीट बस इन्हीं दो चीजों के बीच का एक संतुलन है। और ये बात बहुत गहरी है। एक फाउंडर के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी शर्त इकोनॉमिक्स की है और कौन सी कंट्रोल की। इससे ये भी पता चलता है कि सामने वाला निवेशक कितना अनुभवी है। अगर कोई वीसी छोटी छोटी गैर जरूरी शर्तों पर ही अटका हुआ है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिस पर हर किसी का सबसे ज्यादा ध्यान होता है, वैल्यूएशन, यानी कंपनी की कीमत।
लेकिन जो नंबर हेडलाइन में दिखता है ना, कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। मान लीजिए एक वीसी आता है और ये ऑफर देता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन यहीं पर पहला जाल बिछा होता है जिसमें अक्सर नए एंटरप्रेन्योर्स फंस जाते हैं। देखिए, सारा खेल प्री मनी और पोस्ट मनी का है। फाउंडर सोचता है कि निवेश से पहले कंपनी की कीमत 20 मिलियन है, लेकिन वीसी के कहने का मतलब अक्सर होता है कि निवेश के बाद कंपनी की कीमत 20 मिलियन होगी। इस छोटे से फर्क से हिस्सेदारी 20% की जगह 25% हो जाती है। इसीलिए ये बात शुरू में ही साफ कर लेना बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरे जाल पर, जिसे ऑप्शन पूल शफल कहते हैं। वीसी अक्सर ये शर्त रखते हैं कि निवेश करने से पहले आपको अपनी कंपनी में भविष्य के कर्मचारियों के लिए एक ऑप्शन पूल बनाना होगा या उसे बढ़ाना होगा। और इसका असर सीधा वैल्यूएशन पर पड़ता है। समझिए, अगर वीसी चाहता है कि 20% का पूल हो और आपके पास सिर्फ 10% है, तो बाकी 10% निवेश से पहले बनाया जाता है। इससे आपकी प्री मनी वैल्यूएशन असल में कम हो जाती है। जैसे 20 मिलियन की वैल्यूएशन कागजों पर 18 मिलियन की रह जाती है। ये कोई एचआर का मुद्दा नहीं है, ये सीधे सीधे कीमत की बातचीत है। तो इसका जवाब क्या है? जवाब है तैयारी। अगर आप एक पूरी हायरिंग प्लान और ऑप्शन बजट के साथ जाते हैं, तो आप बता सकते हैं कि आपको असल में कितने बड़े पूल की जरूरत है। ये अंदाजे पर नहीं बल्कि डेटा पर आधारित बातचीत होनी चाहिए। अच्छा, कीमत के बाद जो दूसरी सबसे जरूरी आर्थिक शर्त है, वो है लिक्विडेशन वाटरफॉल। इसका सीधा मतलब है कि जब कंपनी बिकेगी तो पैसा किस क्रम में और किसे मिलेगा। इसका मूल सिद्धांत है लिक्विडेशन प्रेफरेंस। ये निवेशकों के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट है। ये सुनिश्चित करता है कि कुछ भी हो, सबसे पहले वो अपना लगाया हुआ पैसा वापस लेंगे। उसके बाद ही फाउंडर्स और कर्मचारियों को कुछ मिलेगा। अब यहां देखिए, एक शब्द से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। अगर शर्त नॉन पार्टिसिपेटिंग है, तो वीसी या तो अपना पैसा वापस लेता है या अपनी हिस्सेदारी। लेकिन अगर शर्त फुली पार्टिसिपेटिंग है, तो वीसी पहले अपना पैसा वापस लेता है और फिर बची हुई रकम में से भी अपनी हिस्सेदारी लेता है। इस एक शब्द से फाउंडर्स को मिलने वाले पैसे में लाखों का अंतर आ सकता है। चलिए अब कुछ ऐसी शर्तों को देखते हैं जो इकोनॉमिक्स और कंट्रोल दोनों का मिश्रण है। ये शर्तें सुनिश्चित करती हैं कि सब लोग एक ही नाव में सवार रहें और पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहें। पहला है वेस्टिंग। इसका मतलब है कि फाउंडर्स को उनके शेयर एक बार में नहीं मिलते हैं, बल्कि समय के साथ मिलते हैं। आमतौर पर 4 साल में। पहले साल कुछ नहीं मिलता, जिसे क्लिफ कहते हैं। 1 साल पूरा होने पर 25% और फिर बाकी के शेयर अगले 3 साल में हर महीने मिलते हैं। ये सिर्फ कंट्रोल का तरीका नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करने का एक जरिया है कि इक्विटी मेहनत से कमाई जाए। दूसरा है पे टू प्ले। ये एक बहुत ही दिलचस्प शर्त है। इसका मतलब है कि अगर कंपनी को भविष्य में और पैसों की जरूरत पड़ती है, तो मौजूदा निवेशकों को भी उसमें पैसा लगाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते, तो उनके कुछ खास अधिकार खत्म हो सकते हैं। ये निवेशकों को लंबी रेस का घोड़ा बनाए रखने का एक तरीका है। तो इन सब शर्तों को देखकर घबराना नहीं है। सबसे जरूरी बात ये याद रखनी है कि वैल्यूएशन या टर्म शीट आपकी कंपनी का रिपोर्ट कार्ड नहीं है। ये एक बातचीत की शुरुआत है। और किसी भी बातचीत में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होता है? वो जिसके पास एक मजबूत विकल्प होता है। अगर आपके पास एक से ज्यादा निवेशकों का ऑफर है, तो आपकी मोलभाव करने की शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। और ये बात सिर्फ स्टार्टअप्स पर ही नहीं, जिंदगी में हर जगह लागू होती है। आपका सबसे अच्छा प्लान ए तभी काम करता है जब आपके पास एक बढ़िया प्लान बी तैयार हो। इसलिए नेगोशिएशन टेबल पर जाने से पहले अपने विकल्पों पर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। तो अंत में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। जब आप एक वीसी के साथ बैठते हैं, तो क्या आप सिर्फ एक कीमत पर मोलभाव कर रहे हैं, या फिर आप एक ऐसे रिश्ते का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं जो आने वाले सालों में आपकी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? सोचिएगा जरूर। नमस्ते। स्टार्टअप की दुनिया में जब भी फंडिंग की बात होती है, तो सबसे ज्यादा चर्चा किस चीज की होती है? वैल्यूएशन की, है ना? लेकिन असली खेल, असली पावर अक्सर उन कंट्रोल शर्तों में छिपा होता है जिन पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तो आज हम उन्हीं शर्तों की परतें खोलेंगे। तो सोचिए, वैल्यूएशन पर डील पक्की हो गई है। ज्यादातर फाउंडर्स को लगता है, वाह, सबसे मुश्किल काम तो हो गया, एक राहत की सांस लेते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली बातचीत तो अब शुरू होने वाली है। अब मुद्दा सिर्फ पैसे का नहीं है, अब बात है कंट्रोल की। और देखिए, यही सबसे दिलचस्प बात है।
वेंचर कैपिटलिस्ट यानी वीसी अक्सर कंपनी में 50% से कम के मालिक होते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ खास शर्तों के जरिए कंपनी पर काफी ज्यादा असर डाल सकते हैं। ये शर्तें उनके निवेश को बचाने का एक तरीका है, भले ही उनके पास मेजॉरिटी स्टेक ना हो। तो चलिए देखते हैं कि ये शर्तें आखिर हैं क्या। हम 4 जरूरी हिस्सों पर गौर करेंगे जहां ये कंट्रोल तय होता है। बोर्ड का कंपोजिशन, इन्वेस्टर के वीटो राइट्स, कंपनी को बेचने के लिए मजबूर करने वाली शर्त और आईपीओ कन्वर्जन क्लॉज। चलिए शुरुआत करते हैं बोर्ड के गठन से। बोर्ड को कंपनी का कंट्रोल रूम समझिए। सारे बड़े और अहम फैसले यहीं लिए जाते हैं। अब यहां जो दिख रहा है वो है पावर का बैलेंस। अक्सर कोशिश ये रहती है कि न तो फाउंडर्स का और न ही इन्वेस्टर्स का पूरी तरह से कंट्रोल हो, और यहीं पर वो जो बाहरी इंडिपेंडेंट मेंबर है उसकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। वो अक्सर टाई ब्रेकर का काम करता है। और फिर एक और किरदार आता है, बोर्ड ऑब्जर्वर। देखिए, ये वोट तो नहीं कर सकते, लेकिन मीटिंग में इनकी मौजूदगी और इनकी राय माहौल पर पूरा असर डाल सकती है। एक तरह से ये वीसी के आंख और कान होते हैं। ये बात इस कोर्ट में कितनी सही कही गई है कि एक ऑब्जर्वर बिना वोट के भी बोर्ड का पूरा बैलेंस हिला सकता है। ये एक बहुत ही सटल लेकिन पावरफुल रोल है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, इन्वेस्टर्स का वीटो पावर। इसे प्रोटेक्टिव प्रोविजंस भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि ये इन्वेस्टर के हाथ में एक वीटो बटन है जिसे वो कंपनी के बड़े फैसलों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली नज़र में जब कोई इन शर्तों को पढ़ता है तो इनकी कानूनी भाषा बहुत मुश्किल और डरावनी लग सकती है। सब सिर के ऊपर से जाने जैसा लगता है। लेकिन अगर आसान भाषा में समझें तो ये बस उन कामों की एक लिस्ट है जो कंपनी इन्वेस्टर की मंजूरी के बिना नहीं कर सकती, जैसे कि कंपनी को बेचना, और ज़्यादा पैसा उठाना, या फिर बोर्ड का साइज बदलना। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब शर्तें सही हैं? क्या फाउंडर्स को इन वीटो राइट्स के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए? देखिए, आमतौर पर माना जाता है कि ये शर्तें काफ़ी हद तक जायज़ हैं। सोचिए, अगर कोई किसी के बिजनेस में करोड़ों रुपए लगा रहा है तो वो चाहेगा कि उसके पास कुछ तो सुरक्षा हो, ताकि फाउंडर उसकी मर्जी के बिना कंपनी ही ना बेच दे। यहाँ फाउंडर्स के लिए एक बहुत ज़रूरी बात है। नेगोशिएट करते वक्त इस बात पर जोर देना चाहिए कि सभी इन्वेस्टर्स एक साथ एक ग्रुप की तरह वोट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भविष्य में कोई एक छोटा इन्वेस्टर किसी बड़े फैसले पर अड़ंगा लगा दे। तीसरा पॉइंट है ड्रैग अलोंग एग्रीमेंट। जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। ड्रैग मतलब घसीटना। ये वो शर्त है जिसके तहत इन्वेस्टर्स बाकी सभी शेयर होल्डर्स को कंपनी बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसके भी 2 मेन वर्जन होते हैं। पहला, जो क्लासिक है, उसमें मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स सबको सेल के लिए राजी करवा सकते हैं। दूसरा, जो थोड़ा नया है, वो ये पक्का करता है कि अगर कोई फाउंडर कंपनी छोड़कर चला गया है तो वो बाद में किसी डील को रोक ना पाए। हाँ, सुनने में थोड़ा सख्त लगता है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक ये है कि कुछ लोग मिलकर एक ऐसी डील को ना रोक दें जो बाकी सबके लिए फायदेमंद हो। और अब आते हैं हमारी आखिरी और चौथे पॉइंट पर, आईपीओ कन्वर्जन। ये क्लॉज तय करता है कि इन्वेस्टर के स्पेशल प्रेफर्ड स्टॉक कब और कैसे नॉर्मल कॉमन स्टॉक में बदलेंगे, खास तौर पर जब कंपनी अपना आईपीओ लाने वाली हो। इसमें सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है ऑटोमैटिक कन्वर्जन का। ये वो शर्त है जो एक सक्सेसफुल आईपीओ की सूरत में सारे प्रेफर्ड स्टॉक को अपने आप कॉमन स्टॉक में बदल देती है। लेकिन सवाल ये है कि एक सक्सेसफुल आईपीओ होता क्या है? यहीं पर नेगोशिएशन होता है। दोनों पार्टियां मिलकर कुछ शर्तें तय करती हैं, जैसे कि आईपीओ से कम कितनी रकम जुटाई जानी चाहिए। और जाहिर है यहीं पर दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हो जाते हैं। फाउंडर्स चाहते हैं कि ये लिमिट कम हो ताकि पब्लिक जाना आसान हो, वहीं इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि ये लिमिट ज़्यादा हो ताकि ये पक्का हो सके कि आईपीओ से उन्हें एक अच्छा खासा एग्जिट मिले। और यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है जिसे हर फाउंडर को ध्यान से सुनना चाहिए। कभी भी अलग अलग इन्वेस्टर ग्रुप्स को अलग अलग कन्वर्जन शर्तों के लिए नेगोशिएट करने की इजाज़त न दें। अगर ऐसा हुआ तो कोई एक ग्रुप अपने फायदे के लिए पूरे आईपीओ को रोक सकता है। तो कुल मिलाके इन कंट्रोल की शर्तों को समझना किसी जीत या हार का खेल नहीं है। ये असल में एक लंबी पार्टनरशिप के लिए साफ साफ नियम बनाने जैसा है, एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना जिससे सब मिलकर सही फैसले ले सकें। तो ठीक है, टर्म शीट साइन हो गई, पावर का बैलेंस भी बन गया, लेकिन अब असली सवाल सामने आता है, इस पावर बैलेंस को मैनेज कैसे किया जाएगा? क्योंकि नेगोशिएशन भले ही खत्म हो गया हो, असली रिश्ता तो अब शुरू हुआ है।
एक वीसी टर्म शीट में वैल्यूएशन और कंट्रोल, सबकी नजरें बस इन्हीं पर टिकी रहती हैं। लेकिन असली कहानी वो छिपी होती है फाइन प्रिंट में, उन क्लॉजेज में जिन्हें अक्सर लोग अनदेखा कर जाते हैं। तो आज चलिए इसी छिपे हुए खेल को डिकोड करते हैं। तो फाइनली वीसी टर्म शीट टेबल पर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन शैंपेन खोलने से पहले 1 मिनट रुक जाते हैं। ये समझना जरूरी है कि डील के जो बड़े बड़े हेडलाइन नंबर्स हैं ना, उनके अलावा और किन चीज़ों पर हाँ हो रही है। अक्सर होता क्या है, फाउंडर्स का सारा फोकस वैल्यूएशन के नंबर पर अटक जाता है, लेकिन इन्वेस्टर्स, उनका ध्यान होता है उन क्लॉजेस पर जो उन्हें भविष्य की गड़बड़ से बचा सके। तो चलिए आज इन्हीं क्लॉजेस की गहराई में उतरते हैं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उन शर्तों की बात करते हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती हैं। मतलब जब बिजनेस प्लान के हिसाब से ऊपर और दाईं ओर वाली ग्रोथ नहीं होती। देखिए, स्टार्टअप की दुनिया में हर कोई यूनिकॉर्न बनने का सपना देखता है ना? लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा एक प्लान बी के साथ आते हैं। और ये जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन क्लॉजेस है ना, ये वही प्लान बी है जो टर्म शीट में साफ साफ लिखा होता है। एक उदाहरण लेते हैं डिविडेंड का। अगर कंपनी का एग्जिट एकदम जबरदस्त होता है, एक होम रन, तब तो ये डिविडेंड वीसी के लिए आटे में नमक जैसा है, छोटी मोटी रकम। लेकिन अगर एग्जिट वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा था, थोड़ा कमजोर हुआ, तो यही डिविडेंड उनके रिटर्न को बचा लेते हैं। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग से ज्यादा एक फाइनेंशियल इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। अब जरा इस स्लाइड पर गणित देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए $500 मिलियन का एक होम रन एग्जिट हुआ। इसमें डिविडेंड से शायद सिर्फ $5 मिलियन का फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर एग्जिट सिर्फ $80 मिलियन का हुआ, तो वही डिविडेंड अचानक से $20 मिलियन का एक्स्ट्रा फायदा दिला सकता है। एक छोटे एग्जिट में ये मामूली सी शर्त एकदम गेम चेंजर बन जाती है। डिविडेंड के बाद अब एक और क्लॉज पर आते हैं जो थोड़ा कह सकते हैं खतरनाक हो सकता है, रिडेम्पशन राइट्स। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स को ये हक मिलता है कि वो कुछ साल बाद अपने शेयर कंपनी को ही वापस बेचकर अपना पैसा निकाल लें। सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसमें एक ऐसा ट्विस्ट है जो फाउंडर्स के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग होना चाहिए। ये कोट ये सब कुछ कह देता है। यहाँ बात हो रही है एडवर्स चेंज रिडेम्पशन क्लॉज की। ये इन्वेस्टर को पावर देता है कि अगर उन्हें लगे कि बिजनेस में कुछ भी भौतिक रूप से प्रतिकूल हुआ है, तो वो तुरंत अपना पैसा वापस मांग सकते हैं। और ये भौतिक रूप से प्रतिकूल इतना अस्पष्ट है कि ये क्लॉज फाउंडर के सर पर एक लटकती हुई तलवार बन जाता है। ओके, तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिश्ते के नियमों की। मतलब वो शर्तें जो ये तय करती हैं कि डील के बाद फाउंडर और इन्वेस्टर साथ में काम कैसे करेंगे। ये रोजमर्रा की पार्टनरशिप की नींव है आखिर। इन शर्तों को आप पार्टनरशिप के हाउस रूल्स जैसा समझ सकते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन राइट्स। इससे इन्वेस्टर को अपडेट रहता है कि बिजनेस कैसा चल रहा है और इससे विश्वास बनता है। फिर है PIIA। इससे कंपनी का सबसे कीमती एसेट यानी उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सुरक्षित रहती है। और तीसरा फाउंडर्स एक्टिविटीज क्लॉज। ये बस इतना पक्का करता है कि फाउंडर्स का 100% फोकस इसी वेंचर पर है, कहीं और नहीं। तो यहाँ टेकअवे ये है कि पारदर्शिता कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक बुनियादी ज़रूरत है। अगर बजट और फाइनेंशियल शेयर करने में हिचक हो रही है, तो शायद बाहर से फंडिंग लेने का ये सही समय ही नहीं है। इन्फॉर्मेशन राइट्स बस इसी बुनियादी उम्मीद को एक औपचारिक रूप देते हैं। अच्छा, तो हमने डाउनसाइड प्रोटेक्शन और वर्किंग रिलेशनशिप दोनों कवर कर लिए। चलिए अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। उन शर्तों पर नजर डालते हैं जो आगे आने वाले फंडिंग राउंड्स, शेयर बेचने या फिर IPO जैसे बड़े मौकों पर असर डालती हैं। तो सोचिए, अगर कोई फाउंडर अपने कुछ शेयर बेचना चाहता है, तो क्या होगा? यहीं पर ये 2 क्लॉज पिक्चर में आते हैं। पहला, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल या ROFR। ये इन्वेस्टर्स को कहता है, हे, अगर शेयर बेच रहे हो तो पहला मौका हमारा है खरीदने का। और दूसरा है को सेल एग्रीमेंट। वो कहता है, अच्छा बेच रहे हो तो ठीक है, हमें भी तुम्हारे साथ अपने कुछ शेयर बेचने का मौका मिलना चाहिए। ओके, अब आते हैं रजिस्ट्रेशन राइट्स पर। हाँ, मुझे पता है, टर्म शीट का ये हिस्सा अक्सर बहुत लीगल भाषा से भरा होता है और काफ़ी बोरिंग लग सकता है। पर फिक्र नहीं, इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत सिंपल है। चलिए इसको जल्दी से सिंपल तरीके से समझते हैं।
देखिए, रजिस्ट्रेशन राइट्स का सीधा सा मतलब है कि आईपीओ के बाद इन्वेस्टर्स अपने शेयर पब्लिक को कैसे बेच पाएंगे। सिंपल, इसमें 3 चीजें हैं। डिमांड राइट्स, मतलब इन्वेस्टर कंपनी को बोल सकता है, चलो अब हमारे शेयर बेचने का प्रोसेस शुरू करो। फिर है पिगीबैक राइट्स, इसका मतलब है अगर कंपनी अपने शेयर रजिस्टर करवा रही है तो हम भी उसके साथ अपने शेयर पिगीबैक कर लेंगे। और S3 राइट्स, ये बस एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस है बड़ी कंपनियों के लिए, लेकिन सच कहूं तो आखिर में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की ही चलती है कि कब और कितना बेचा जाएगा। तो टर्म शीट के ज़्यादातर ज़रूरी क्लॉज तो समझ लिए, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब आते हैं सबसे अहम आखिरी स्टेज पर, टर्म शीट साइन होने से लेकर बैंक अकाउंट में पैसा आने तक का सफ़र। सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों को ये होती है कि टर्म शीट साइन हो गई मतलब डील डन, पैसा आ गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक चीज होती है कंडीशंस प्रेसिडेंट टू फाइनेंसिंग। ये बेसिकली एक चेकलिस्ट है जो डील क्लोज होने से पहले पूरी होनी जरूरी है। अगर इस चेकलिस्ट का एक भी आइटम मिस हुआ तो इन्वेस्टर आराम से डील से पीछे हट सकता है। और पता है, इस चेकलिस्ट में एक सीक्रेट कोड भी छिपा हो सकता है। ध्यान से सुनिए, अगर कहीं लिखा है इन्वेस्टर्स की पार्टनरशिप द्वारा अनुमोदन, तो इसका असली मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब है कि जिस पार्टनर से अब तक बात हो रही थी, उसने अभी तक अपनी पूरी फर्म से फाइनल अप्रूवल नहीं लिया है। डील पक्की नहीं है, बस एक कदम आगे बढ़ी है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। और फिर आता है नो शॉप अग्रीमेंट। स्लाइड पर जो लिखा है बिल्कुल परफेक्ट है। इसे डील के लिए सीरियल मोनोगमी समझिए। मतलब एक बार टर्म शीट साइन हो गई तो फाउंडर एक तय समय के लिए 30 दिन, 60 दिन किसी और इन्वेस्टर से बात नहीं कर सकता। इससे वीसी को थोड़ी शांति रहती है कि फाउंडर डील को लेकर गंभीर है और उनका समय बर्बाद नहीं कर रहा। लेकिन इसमें एक फाउंडर के लिए भी कुछ सेफ्टी मेजर्स डालना जरूरी है। ये कोट एकदम पॉइंट पर है। पहली चीज, ये मांग करनी चाहिए कि अगर वीसी डील से पीछे हटता है तो नो शॉप क्लॉज उसी वक्त खत्म हो जाए। और दूसरा, ये भी सोचना चाहिए कि अगर कोई पूरी कंपनी खरीदने का ऑफर आ जाए तो उस पर बात करने की इजाजत मिले। ये एक बहुत स्मार्ट मूव है। तो अब तक ये तो बिल्कुल साफ हो गया होगा कि टर्म शीट में वैल्यूएशन सिर्फ ट्रेलर है। असली फिल्म तो इन्हीं अन्य शर्तों में छिपी है। डिविडेंड से लेकर नो शॉप तक हर एक क्लॉज कंपनी की किस्मत तय कर सकता है। तो अगली बार जब टर्म शीट टेबल पर आए तो सिर्फ वैल्यूएशन का नंबर मत देखिए। असली सवाल ये पूछने वाला है, इन बारीक अक्षरों में ऐसा क्या लिखा है जो कंपनी का भविष्य बदल सकता है। चलिए, आज स्टार्टअप फंडिंग की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहा है तो ये समझना कि नंबर्स कैसे काम करते हैं, ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये बिजनेस के भविष्य के लिए सबसे अहम चीज़ों में से एक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि किसी कंपनी में असल में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। फिर हम बात करेंगे कन्वर्टेबल डेट की, जो भी फंडिंग का एक और तरीका है। हम इसके फायदे और नुकसान दोनों को देखेंगे। और आखिर में एक फाउंडर के नज़रिए से सबसे ज़रूरी सीख क्या है, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। मान लीजिए कि एक निवेशक किसी कंपनी में पैसा लगाने के लिए तैयार है। यह सुनने में तो बड़ा सीधा सादा लगता है ना, पर असलियत अक्सर थोड़ी अलग होती है। तो सवाल यह है, अगर किसी कंपनी की कीमत निवेश से पहले $10 मिलियन है और कोई उसमें $5 मिलियन लगाता है, तो निवेश के बाद कंपनी की कुल कीमत हो गई $15 मिलियन। और 5 मिलियन 15 मिलियन का 1/3 मतलब 33.3% होता है। गणित तो बिल्कुल सीधा है, सही कहा ना? असल में कहानी इतनी सीधी होती ही नहीं है। ये तो बस एक शुरुआत है। कुछ ऐसी छिपी हुई चीजें होती हैं जो इस पूरे गणित को बदल कर रख देती हैं और फाउंडर्स की हिस्सेदारी को उम्मीद से कई ज्यादा कम कर सकती हैं। तो फिर इस ओनरशिप की पहेली को सुलझाया कैसे जाए? इसका एक ही जवाब है, कैपिटलाइजेशन टेबल, जिसे शॉर्ट में कैप टेबल भी कहते हैं। कैप टेबल, समझिए, किसी भी कंपनी की ओनरशिप का असली सच है। ये एक स्कोर कार्ड की तरह है जो बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि किसके पास कंपनी का कितना प्रतिशत हिस्सा है, कब और कैसे। अब देखिए, इस स्लाइड पर जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है स्टेप नंबर 3। निवेशक अक्सर एक नए एम्प्लॉई ऑप्शन पूल की मांग करते हैं। ये पूल भविष्य में आने वाले कर्मचारियों को स्टॉक ऑप्शन देने के लिए अलग रखा जाता है और ये पूल बनता है फाउंडर्स की इक्विटी से, ना कि निवेशक की। ऐसा इसलिए क्योंकि निवेशक ये पक्का करना चाहते हैं कि भविष्य में अच्छे टैलेंट को लाने के लिए हिस्सेदारी पहले से ही मौजूद हो।
तो होता यह है कि फाउंडर्स की 100% ओनरशिप से पहले निवेशक का 33.33% घटता है और फिर वो 20% ऑप्शन पूल भी घट जाता है, जिससे फाउंडर्स के पास बचता है सिर्फ 46.67%। और ये स्लाइड ये पूरी कहानी बयां कर देती है। जो 2 मिलियन शेयर शुरू में फाउंडर्स के पास थे, वो अब कंपनी का सिर्फ 46.67% हिस्सा रह गए हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ एक फंडिंग राउंड के बाद फाउंडर्स ने अपनी ही कंपनी में मेजॉरिटी कंट्रोल खो दिया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और ये समझना बहुत जरूरी है कि डाइल्यूशन कैसे काम करता है। और ये बात बहुत पते की है। सिर्फ वकीलों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। एक फाउंडर के तौर पर इन नंबर्स को खुद समझना ही होगा। आखिरकार ये आपकी कंपनी है, तो जिम्मेदारी भी आपकी ही है। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे बड़े टॉपिक पर, कन्वर्टिबल डेट। ये अर्ली स्टेज डील्स में फंडिंग जुटाने का एक बहुत ही आम तरीका है, खासकर तब जब कंपनी की सही कीमत लगाना मुश्किल हो। सीधे शब्दों में कहें तो कन्वर्टिबल डेट स्टॉक के लिए एक तरह का IOU है, एक तरह का मैं आपका ऋणी हूं। निवेशक आज पैसा देते हैं और बदले में उन्हें भविष्य में एक तय कीमत पर कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं। तो कोई कन्वर्टिबल डेट क्यों चुनेगा? सबसे बड़ी वजह है रफ्तार। ये एक प्राइस्ड इक्विटी राउंड के मुकाबले तेज और सस्ता होता है, क्योंकि इसमें शुरुआत में वैल्यूएशन पर लंबी चौड़ी बातचीत नहीं करनी पड़ती। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो शुरुआती सादगी है, वो बाद में जाकर थोड़ी जटिल भी हो सकती है। इस पर हम आगे बात करेंगे। तो जो निवेशक इतना जल्दी रिस्क लेते हैं, उन्हें इसका इनाम कैसे मिलता है? उन्हें 2 मुख्य फायदे मिलते हैं। एक होता है डिस्काउंट और दूसरा वैल्यूएशन कैप, और ये दोनों ही बहुत बहुत जरूरी हैं। चलिए अब जरा इन शर्तों को और करीब से समझते हैं और देखते हैं कि कन्वर्टिबल डेट डील असल में काम कैसे करती है। डिस्काउंट का फंडा बहुत सीधा है। ये शुरुआती निवेशकों को बाद के निवेशकों से बेहतर कीमत देता है। मतलब अगर बाद के निवेशक $1 प्रति शेयर पर पैसा लगा रहे हैं, तो 20% डिस्काउंट के साथ शुरुआती निवेशक को वही शेयर सिर्फ 80 सेंट में मिल जाएगा। ये उनके जल्दी निवेश करने का एक तरह का इनाम है। अब आते हैं वैल्यूएशन कैप पर। यह निवेशक के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट है। समझिए कि निवेशक ने तब पैसा लगाया जब कंपनी की कीमत करीब $4 मिलियन थी। अब अगर कंपनी बहुत ज्यादा सफल हो जाती है और अगला फंडिंग राउंड $20 मिलियन की वैल्यूएशन पर होता है, तो कैप ये पक्का करता है कि शुरुआती निवेशक को $4 मिलियन की वैल्यूएशन के हिसाब से ही शेयर मिले, ना कि उस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई कीमत पर। ये उनके उस बड़े जोखिम का इनाम है जो उन्होंने तब लिया जब कुछ भी पक्का नहीं था। लेकिन कन्वर्टिबल डेट्स के कुछ खतरे भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहली बात, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये लोन इक्विटी में बदलेगा कब। दूसरी बात, अगर कंपनी बिक जाती है तो क्या होगा? क्या निवेशक को पैसा वापस मिलेगा या हिस्सेदारी? ये सारी बातें पहले से साफ होनी चाहिए। और तीसरी बात, कभी भी किसी निवेशक को डिस्काउंट और वारंट यानी भविष्य में और शेयर खरीदने का अधिकार, दोनों का फायदा एक साथ न लेने दें, क्योंकि ये फाउंडर की हिस्सेदारी को और भी ज्यादा कम कर सकता है। तो इन सब बातों का एक फाउंडर के लिए क्या मतलब निकलता है? चलिए, जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। कन्वर्टिबल डेट की इन्हीं कुछ मुश्किलों की वजह से हाल के सालों में एक नया इंस्ट्रूमेंट बहुत पॉपुलर हुआ है, जिसका नाम है सेफ। ये कन्वर्टिबल डेट की तरह ही काम करता है, लेकिन तकनीकी रूप से ये लोन नहीं होता। इसमें कोई ब्याज या मैच्योरिटी की तारीख नहीं होती, जिससे कुछ कानूनी परेशानियां कम हो जाती हैं। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, हमेशा अपना कैप टेबल खुद बनाइए। दूसरी, ये समझिए कि कन्वर्टिबल डेट एक सौदा है, आज की आसानी के बदले कल की थोड़ी सी मुश्किल। तीसरी, डिस्काउंट और कैप पर ध्यान से बातचीत करें। और आखिर में, हमेशा छोटी से छोटी शर्तों को भी ध्यान से पढ़ें। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। फंडिंग की दुनिया में अक्सर रफ्तार और निश्चितता के बीच चुनाव करना पड़ता है। कन्वर्टिबल डेट रफ्तार देता है, जबकि एक प्राइस राउंड निश्चितता। किसी कंपनी के लिए क्या सही है, ये फैसला तो आखिर में फाउंडर को ही करना होता है। सोचने के लिए धन्यवाद। जब हम क्राउड फंडिंग शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में सीधे किकस्टार्टर का ख्याल आता है ना? लेकिन जरा सोचिए, किकस्टार्टर पर एक स्मार्ट वॉच खरीदना और किसी नए स्टार्टअप में हिस्सेदारी खरीदना, क्या ये एक ही चीज है? कहते तो दोनों को क्राउड फंडिंग है, पर सच पूछिए तो ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। तो चलिए आज इन्हीं दो दुनियाओं की गहराई में उतरते हैं।
देखिए, इसका फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है प्रोडक्ट क्राउड फंडिंग, जहां पर असल में लोग एक कस्टमर हैं, एक भविष्य के प्रोडक्ट को प्री ऑर्डर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है इक्विटी क्राउड फंडिंग। यहाँ लोग एक इन्वेस्टर बन जाते हैं, जो कंपनी के भविष्य पर, उसकी सक्सेस पर एक तरह से दांव लगा रहे हैं। दोनों के मकसद, रिस्क और हाँ, जो इनाम मिल सकता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आज हम क्या-क्या समझेंगे? सबसे पहले क्राउड फंडिंग की इन दो अलग दुनियाओं को देखेंगे। फिर बात करेंगे प्रोडक्ट प्री-सेल करके फंड जमा करने की। इसके बाद इक्विटी बेचकर फंडिंग कैसे होती है उसे समझेंगे और इसके पीछे जो जॉब्स एक्ट है उस पर भी एक नज़र डालेंगे। और आखिर में ये देखेंगे कि इन्वेस्टर्स की भीड़ यानी क्राउड एक अकेली वीसी यानी वेंचर कैपिटलिस्ट से कैसे अलग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली दुनिया से, वो दुनिया जिससे हम सब शायद कभी न कभी एक कस्टमर के तौर पे वाकिफ हुए हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट को प्री सेल करके फंडिंग जुटाने की। ये वही क्राउड फंडिंग है जिसे हम सबसे ज्यादा जानते हैं। सोचिए, किकस्टार्टर, इंडिगोगो, इन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर यही होता है। मतलब क्या है इसका? बेसिकली ये एक प्री सेल कैंपेन है। किसी के पास एक फिजिकल प्रोडक्ट का आइडिया है, शायद अभी डिजाइन स्टेज में ही है, और वो उसके लिए प्री ऑर्डर्स लेकर फंड इकट्ठा करते हैं। असल में ना, ये अपने आइडिया को मार्केट में टेस्ट करने का एक शानदार तरीका है। पूरी फैक्ट्री लगाने से पहले आप सीधे लोगों से पूछते हैं, भाई क्या कोई सच में ये खरीदना चाहता है? और अगर जवाब हाँ आता है तो लोग उसे बनाने के लिए आपको एडवांस में ही पैसे दे देते हैं। सिंपल। और इसका प्रोसेस भी ना बड़ा सीधा सा है, बस 4 आसान से स्टेप्स। पहले अपना कैंपेन लॉन्च करना है, अपने प्रोडक्ट का आइडिया दिखाना है, कुछ रिवॉर्ड्स ऑफर करने हैं, फिर एक फंडिंग का टारगेट सेट करना है, आमतौर पर 30 दिनों के लिए। उसके बाद आते हैं बैकर्स यानी पोटेंशियल कस्टमर्स, जो आपके प्रोडक्ट को प्री ऑर्डर करके पैसे देते हैं। और अगर टारगेट पूरा हो गया तो बस आप उस पैसे से प्रोडक्ट बनाकर उन तक डिलीवर कर देते हैं। अब इस मॉडल की ताकत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, पेबल वॉच। इसने किकस्टार्टर पर सिर्फ 30 दिन में $10.2 मिलियन जुटाए। उस वक्त के लिए ये एक रिकॉर्ड था। इसने साबित कर दिया कि अगर आइडिया में दम हो तो लोग उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। और ये कोई 1-2 बार की सक्सेस स्टोरी नहीं थी। ऑक्यूलस रिफ्ट का नाम तो सुना ही होगा, जिसे बाद में फेसबुक ने अरबों डॉलर्स में खरीदा। पता है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? यहीं से, किकस्टार्टर पर $2.5 मिलियन रेज करके। और ये एग्जाम्पल तो और भी कमाल का है। इससे ये पता चलता है कि ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा किकस्टार्टर जैसे प्लेटफॉर्म पर ही निर्भर रहें। ग्लोफोज ने अपना खुद का कैंपेन चलाया और 30 दिन में लगभग $28 मिलियन रेस कर लिए। मतलब साफ है, अगर प्रोडक्ट में दम है तो कोई प्लेटफॉर्म आपको रोक नहीं सकता। तो जो लोग कंपनी शुरू कर रहे हैं उनके लिए इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये फंडिंग नॉन डाइल्यूटिव है, यानी आपको अपनी कंपनी की ओनरशिप का कोई हिस्सा नहीं देना पड़ता। वो पैसा आपका है। लेकिन एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। अगर आप प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाए तो सोचिए, आपने अपने सबसे पहले सबसे बड़े सपोर्टर्स का भरोसा तोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए अब गियर बदलते हैं। अब हम चलते हैं क्राउड फंडिंग की दूसरी दुनिया में। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ दांव पर कोई प्रोडक्ट नहीं बल्कि सीधे कंपनी की ओनरशिप यानी मालिकाना हक लगा होता है। तो ये इक्विटी क्राउड फंडिंग आखिर है क्या? यहाँ पर कोई टी-शर्ट या गैजेट नहीं बेचा जा रहा, बिल्कुल नहीं। यहाँ कंपनी का एक छोटा सा टुकड़ा बेचा जा रहा है। इन्वेस्टर्स पैसा देते हैं और उसके बदले में वो कंपनी के ग्रोथ में, उसके फ्यूचर में हिस्सेदार बन जाते हैं। एंजलिस्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर ऐसा ही होता है। और जब हम हिस्सेदारी या ओनरशिप की बात करते हैं तो लीगल भाषा में इसका एक खास नाम है, सिक्योरिटी। इसे आप एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट की तरह समझ सकते हैं, जो ये कहता है कि आप इस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक हैं। और क्योंकि ये एक ऑफिशियल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, इस पर अमेरिका में SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की पूरी नज़र रहती है। ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है। तो सवाल उठता है, इन्वेस्ट कर कौन सकता है? देखिए, पहले प्राइवेट कंपनियों में इन्वेस्ट करना सिर्फ एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स के लिए ही पॉसिबल था। अब ये एक्रेडिटेड इन्वेस्टर कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें फाइनेंशियली काफी समझदार माना जाता है, आमतौर पर इसलिए क्योंकि उनकी इनकम या नेटवर्थ एक खास लेवल से ऊपर होती है। जैसे उनकी सालाना इनकम $2 लाख से ज्यादा हो या नेटवर्थ $1 मिलियन से ज्यादा हो। लेकिन फिर 2012 में अमेरिका में एक बड़ा बदलाव आया। एक नया कानून बना,
JOBS एक्ट। और इस एक्ट ने प्राइवेट कंपनियों के लिए पैसा जुटाने के जो पुराने दशकों से चले आ रहे नियम थे, उन्हें बिल्कुल बदल कर रख दिया। चलिए देखते हैं कैसे। इस कानून ने ना फंड रेज करने के 3 नए रास्ते खोले। एक है रूल 506B। ये पुराना शांत तरीका है, मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, बस अपने नेटवर्क के जरिए। फिर है रूल 506C। इसमें आप खुलकर ऐड दे सकते हैं, पर इन्वेस्ट सिर्फ एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स ही कर सकते हैं। और फिर आता है टाइटल 3, जिसे हम असली सच्ची क्राउड फंडिंग कह सकते हैं। ये सब के लिए, हर किसी के लिए इन्वेस्टमेंट का दरवाजा खुलता है। लेकिन इस रास्ते पर नियम, कानून और बंदिशें सबसे ज्यादा हैं। तो इस पूरी लीगल टेबल का सार क्या है? मतलब सीधा सा है, आम जनता से इन्वेस्टमेंट उठाना, यानी जो सच्ची क्राउड फंडिंग है वो अब लीगली पॉसिबल तो है, पर जो फाउंडर्स हैं उनके लिए ये सबसे महंगा, सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा रेगुलेशंस वाला रास्ता है। कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा है। चलिए अब कानून की बातों से हटकर थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। जमीनी हकीकत क्या है? क्राउड से यानी भीड़ से पैसा उठाना और एक ट्रेडिशनल वेंचर कैपिटलिस्ट यानी वीसी से पैसा लेना, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, जब एक वीसी पैसा लगाता है तो वो सिर्फ पैसा नहीं देता, वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनता है। अपना नेटवर्क, अपना एक्सपीरियंस, सब कुछ साथ लाता है। लेकिन क्राउड के साथ क्या है? आप अपनी शर्तों पर पैसा उठा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर अब आपके पास एक तो नहीं, सैकड़ों या शायद हजारों शेयर होल्डर्स हैं। जरा सोचिए, उन सबको मैनेज करना, उन सबको अपडेट्स देना, ये अपने आप में एक फुल टाइम जॉब से कम नहीं है। और यहीं पे एक बहुत जरूरी चेतावनी है, भीड़ हमेशा दोस्त हो जरूरी नहीं। कुछ इन्वेस्टर्स इतने ज्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं, हर डिसीजन पर सवाल उठा सकते हैं कि वो इतना टाइम और एनर्जी ले लेंगे कि आप अपने असली काम यानी कंपनी चलाने से ही भटक जाएंगे। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, एक नए आइडिया को, एक सपने को जमीन पर उतारने के लिए बेहतर क्या है? कुछ गिने चुने लेकिन पावरफुल और एक्सपीरियंस्ड पार्टनर्स का साथ, या फिर उन सैकड़ों हजारों सपोर्टर्स की भीड़ जो आपके विजन में विश्वास रखती है? सच तो ये है कि इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। हर फाउंडर के लिए, हर सपने के लिए इसका जवाब अलग होगा। वेंचर कैपिटल, ये नाम सुनते ही बहुत से एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में एक उलझी हुई पहेली सी बन जाती है ना? तो चलिए आज इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं, ताकि अगली बार जब किसी इन्वेस्टर के सामने बैठें तो सिर्फ एक अच्छा आइडिया ही नहीं, बल्कि पूरी समझ भी साथ हो। ये एक सुनहरा नियम है। अक्सर कहा जाता है कि नेगोशिएशन टेबल पर सामने वाले की मोटिवेशन को समझना बहुत जरूरी है, और यह बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जब एक वीसी से बात हो रही होती है तो खेल सिर्फ आपके आइडिया का नहीं है, उनकी असली प्रेरणा क्या है, इसे समझना ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। क्या हो अगर मैं कहूँ कि जिस इंसान से बात हो रही है वो तो बस एक चेहरा है, असली ड्राइवर तो वो पूरा सिस्टम है जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं। जी हाँ, उनकी पर्सनल पसंद नापसंद नहीं, बल्कि उनके फंड का स्ट्रक्चर ही उनके हर फैसले को कंट्रोल करता है। तो ठीक है, चलिए इस वीसी मशीन के पुर्जे पुर्जे खोल कर देखते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले इसके 3 मुख्य प्लेयर्स को जानना जरूरी है। देखिए, ये पूरा खेल एक लीगल फ्रेमवर्क पर चलता है। इसमें 3 मुख्य खिलाड़ी हैं, लिमिटेड पार्टनर्स, वो फंड जिसमें पैसा है, और जनरल पार्टनर्स यानी मैनेजमेंट कंपनी। चलिए एक एक करके इनकी भूमिका को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं लिमिटेड पार्टनर्स या एलपीज। सीधे शब्दों में कहें तो ये हैं द मनी। ये पेंशन फंड्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या बहुत अमीर लोग होते हैं जिनका पैसा वीसी फंड में लगा होता है। बेसिकली वीसीज के बॉस यही हैं। फिर है द फंड खुद। ये सिर्फ पैसों का ढेर नहीं है, बल्कि एक लीगल एंटिटी है, एक गाड़ी की तरह जिसमें सारा इन्वेस्टमेंट कैपिटल रखा जाता है। तो जब कोई कहता है ना कि उन्होंने $100 मिलियन का फंड रेज किया है, तो वो इसी लीगल एंटिटी की बात कर रहे होते हैं। और आखिर में है जनरल पार्टनर्स या जीपीस और उनकी मैनेजमेंट कंपनी। ये हैं द मैनेजर्स। यही लोग हैं जो फंड को चलाते हैं, ऑफिस के खर्चे उठाते हैं, और हाँ, यही तय करते हैं कि किसी स्टार्टअप में पैसा लगेगा या नहीं। तो प्लेयर्स तो समझ आ गए, लेकिन असली कहानी तो पैसे की है ना? चलिए अब ये देखते हैं कि वीसीज की जेब में पैसा आता कहाँ से है, क्योंकि यकीन मानिए उनका हर एक फैसला इसी सिंपल गणित पर टिका होता है। वीसीज की कमाई के 2 मुख्य सोर्स हैं। एक है मैनेजमेंट फीस,
इसको उनकी सैलरी समझ सकते हैं। और दूसरा है कैरेड इंटरेस्ट, और ये है असली जैकपॉट। मैनेजमेंट फीस आमतौर पर फंड के साइज का 2% सालाना होता है। ये उनकी सैलरी, रेंट और बाकी खर्चों को कवर करता है। ये पैसा उन्हें मिलता ही मिलता है, चाहे उनका इन्वेस्टमेंट डूबे या उठे। और पता है, इसी गारंटीड इनकम की वजह से एक बुरा वीसी फर्म भी सालों तक जिंदा रह सकता है, बस फीस कलेक्ट करते हुए। लेकिन असली मोटिवेशन मैनेजमेंट फीस नहीं है। असली खेल है कैरिड इंटरेस्ट का। इसे कैरी भी कहते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक $100 मिलियन का फंड टोटल $300 मिलियन बनाता है। तो सबसे पहले वो $100 मिलियन वापस एलपीज यानी इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं। अब बचा $200 मिलियन का साफ मुनाफा। इस मुनाफे को 80-20 के रेशियो में बांटा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? उस 200 मिलियन के मुनाफे में से सीधे $40 मिलियन यानी 20% वीसी फर्म को मिलते हैं। अब समझ आया? मैनेजमेंट फीस तो बस दुकान चलाने के लिए है। असली पैसा, असली मोटिवेशन यही कैरी है। इसी जैकपॉट के लिए वीसीज बड़े रिस्क लेते हैं। लेकिन वीसीज के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। एक और चीज है जो उन पर हमेशा हावी रहती है, और वो है वक्त। हर वीसी फंड के साथ एक उल्टी गिनती वाली घड़ी चलती है। आमतौर पर एक वीसी फंड की लाइफ 10 साल की होती है। शुरू के 5 साल होते हैं कमिटमेंट पीरियड। इस दौरान वो नई कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगले 5 साल में वो सिर्फ अपनी मौजूदा पोर्टफोलियो कंपनियों में ही पैसा लगा सकते हैं, नए इन्वेस्टमेंट्स नहीं। और 10 साल के बाद फंड को बंद करने और प्रॉफिट्स निकालने का टाइम शुरू हो जाता है। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प टर्म निकल कर आता है, ज़ॉम्बी वीसी। सोचिए, एक ऐसा वीसी जिसके फंड की उम्र इतनी हो चुकी है कि वो अब नई डील्स में इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता, लेकिन मैनेजमेंट फीस तो अभी भी ले रहा है। एक एंटरप्रेन्योर के लिए ऐसे वीसी से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि वो मिलेंगे, बात करेंगे, लेकिन इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। तो अब इस सारी जानकारी का करना क्या है? इसे अपनी ताकत बनाना है, और वो ताकत आएगी सही सवाल पूछने से। अगली बार जब किसी वीसी से मिलें तो सिर्फ अपने पिच पर फोकस ना करें, उनसे भी कुछ सवाल करें, जैसे आपका करंट फंड कितना पुराना है, या फॉलो ऑन राउंड्स के लिए आपके पास रिजर्व्स हैं, और आप अपना अगला फंड कब रेस करने का सोच रहे हैं। इन सवालों के जवाब से आपको उनकी असलियत पता चलेगी, वो चीजें जो उनकी वेबसाइट पर कभी नहीं मिलेंगी। तो सारी बात का मतलब ये है कि जब इस पूरे सिस्टम को, इसके पीछे के मैकेनिक्स को समझ जाते हैं, तो वीसी की दुनिया एक पहेली नहीं रह जाती। फिर उनके हर कदम को एंटिसिपेट किया जा सकता है, और नेगोशिएशन टेबल पर एक मजबूत पोजीशन से बात की जा सकती है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। तो अब जब आप उनकी पूरी प्लेबुक जानते हैं, आपका अगला मूव क्या होगा? वेंचर कैपिटल नेगोशिएशन, ये शब्द सुनते ही थोड़ा डर लगता है ना? आज हम इसी डर को दूर करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर के दौर पर इस जरूरी बातचीत की कला में महारत कैसे हासिल की जाए। चलिए शुरू करते हैं। आपने शायद ये कहावत सुनी होगी कि एक अच्छी डील वो होती है जिसमें कोई भी खुश नहीं होता। देखिए, वेंचर कैपिटल की दुनिया में ये बात बिल्कुल गलत है। ये कोई एक बार की सेल नहीं है, ये तो एक लंबी पार्टनरशिप की बस शुरुआत है। अगर दोनों ही तरफ के लोग शुरू से ही नाखुश हैं, तो फिर साथ मिलकर एक कामयाब कंपनी बनाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? तो सबसे पहले हमें अपनी पूरी सोच को ही बदलना होगा। तो अगर बात सिर्फ शर्तों पर जीतने की नहीं है, तो फिर असली लक्ष्य क्या है? आइए अब ये समझते हैं कि एक सफल वेंचर नेगोशिएशन में असल में क्या चीज मायने रखती है। ये बात काफी दिलचस्प है। देखिए, 3 मुख्य लक्ष्यों में से सिर्फ एक ही सीधे सीधे पैसे के बारे में है, बाकी 2 तो रिश्ते और समझ के बारे में हैं। ये बात हमेशा याद रखिए, आपका इन्वेस्टर आपका पार्टनर है। एक अच्छी डील के बाद दोनों पार्टियों को ये महसूस होना चाहिए कि नतीजा फेयर था और वो साथ काम करने के लिए वाकई में उत्साहित हैं। हर छोटी बड़ी बात पर लड़ने मत बैठ जाइए। ऐसा करने से बस आपकी एनर्जी खत्म होगी। अपनी लड़ाइयाँ समझदारी से चुनिए। उन कुछ बड़ी चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो सच में मायने रखती हैं, जैसे कि कंपनी की वैल्यूएशन, कर्मचारियों के लिए शेयर यानी ऑप्शन पूल, और बोर्ड में कंट्रोल किसका रहेगा। बस इन पर फोकस रखिए और छोटी मोटी बातों की चिंता छोड़ दीजिए। चलिए अब नेगोशिएशन के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, तैयारी। लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो बिना किसी तैयारी के बातचीत की मेज पर बैठ जाते हैं। आपकी कामयाबी इस बात पर टिकी है कि आपने पहले से कितनी मेहनत की है। तैयारी को आसान बनाने के लिए इसे 3 स्टेप्स में तोड़ते हैं।
एक प्लान बनाइए, सामने वाले को जानिए और अपनी सुपर पावर खोजिए। जी हाँ, आपकी सुपर पावर। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। एक प्लान का मतलब है कि आप बातचीत शुरू होने से पहले ही अपनी सीमाएं जानते हैं। आपको क्या चाहिए, आप क्या छोड़ सकते हैं और आपका वॉक अवे पॉइंट क्या है, यानी वो पॉइंट जिस पर आप कहेंगे बस अब और नहीं, और डील से पीछे हट जाएंगे। ये सब पहले से तय कर लीजिए ताकि जब बातचीत में भावनाएं हावी हों तो आपका प्लान आपको सही रास्ते पर बनाए रखे। अपनी सुपर पावर खोजने का क्या मतलब है? इसका एक बेहतरीन उदाहरण सुनिए। एक युवा फाउंडर एक अनुभवी वीसी के साथ नेगोशिएट कर रहा था। फाउंडर ने पता लगाया कि वीसी छुट्टियों पर जाने वाला है और उसने ठीक उससे पहले बातचीत शुरू कर दी। इससे वीसी पर समय का दबाव बन गया और नतीजतन फाउंडर को बेहतर शर्तें मिली। आपकी ताकत कुछ भी हो सकती है, समय, जानकारी या कुछ और। बस उसे पहचानिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। अब आइए थोड़ा गेम थ्योरी में चलते हैं। ये सुनने में थोड़ा अकेडमिक लग सकता है, पर असल में ये उस खेल के छिपे हुए नियमों को समझने के बारे में है जो आप खेल रहे हैं। और यकीन मानिए, एक वीसी नेगोशिएशन यकीनन एक खेल ही है। ये क्लासिक कैदी की दुविधा है। सोचिए कि दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उन्हें अलग कर देती है। अगर दोनों चुप रहते हैं तो दोनों को हल्की सजा मिलती है, लेकिन अगर एक दूसरे को धोखा दे दे तो धोखेबाज आजाद हो जाता है, जबकि दूसरे को लंबी सजा मिलती है। और अगर दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं तो दोनों को बीच की सजा मिलती है। अजीब बात यह है कि हर किसी के लिए अकेले में धोखा देना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है, भले ही दोनों चुप रहकर ज्यादा बेहतर कर सकते थे। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि सहयोग करना क्यों मुश्किल हो सकता है। तो इसका नेगोशिएशन से क्या लेना देना? बहुत कुछ, क्योंकि कुछ बातचीत एक बार की होती हैं, एक सिंगल प्ले गेम। लेकिन एक वेंचर डील एक मल्टी प्ले गेम है। आप इन लोगों के साथ सालों तक काम करेंगे। आपकी प्रतिष्ठा ही सब कुछ है। इस खेल में एक बार की जीत के लिए धोखा देने से कहीं बेहतर है कि आप सहयोग करें और निष्पक्ष रहें। गेम के नियमों को समझने के बाद अब खिलाड़ी को समझने का समय है। हर व्यक्ति का बातचीत करने का एक स्वाभाविक तरीका होता है। आइए कुछ आम तरह के नेगोशिएटर्स और उनसे निपटने की स्ट्रैटेजी को देखें। तो आपको इनमें से कोई भी मिल सकता है। द बुली, जो चिल्लाकर अपनी बात मनवाता है। द नाइस गाय, जो हमेशा मुस्कुराता रहता है लेकिन सीधी बात नहीं करता। द टेक्नोक्रेट, जो हर छोटी से छोटी डिटेल में उलझा रहता है। द विम्प, जो आसानी से हार मान लेता है। और द कर्मजन, जो हमेशा नाखुशी रहता है। बुली से निपटने के दो तरीके हैं। या तो आप एकदम शांत रहें, आपकी शांति उनकी आक्रामकता की हवा निकाल देगी। या अगर आपका स्टाइल वैसा है तो आप उसी की भाषा में जवाब दे सकते हैं, लेकिन हाँ, ये थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। ये टेक्नोक्रेट आपको छोटी छोटी बातों में उलझाकर थका देगा। उन्हें बोलने दीजिए, पर अपनी नज़र लक्ष्य पर रखिए। सिर्फ उन 2-3 चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, और बाकी चीज़ों को आसानी से जाने दीजिए। तो फिर सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो है पारदर्शी होना। याद रखिए, ये एक मल्टीप्ले गेम है। जब आप अपनी सोच और अपनी ज़रूरतों को साफ साफ सामने रखते हैं तो आप भरोसा बनाते हैं, और यही एक लंबी और सफल पार्टनरशिप के लिए सबसे अच्छी नींव है। अब हम आखिरी फेज में हैं। यहां हम उस सबसे शक्तिशाली टूल के बारे में बात करेंगे जो एक नेगोशिएटर के पास होता है, डील से पीछे हटने की क्षमता। ये सवाल हर नेगोशिएशन की बुनियाद है। अगर ये डील नहीं होती है तो फिर क्या? आपके पास और क्या विकल्प हैं? इसका जवाब ही आपकी असली ताकत तय करता है। बिजनेस की भाषा में इसे कहते हैं BATNA, बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। आपका BATNA जितना मजबूत होगा, आपकी बातचीत की पोजीशन भी उतनी ही मजबूत होगी। ये किसी दूसरे इन्वेस्टर का ऑफर भी हो सकता है, या ये आत्मविश्वास भी हो सकता है कि आप बिना फंडिंग के भी कंपनी चलाना जारी रख सकते हैं। अब कुछ ज़रूरी बातें जो कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली, कभी भी खुद पहली टर्म शीट मत दीजिए। ऐसा करने से आप अपनी ही वैल्यू पर एक ऊपरी सीमा लगा देते हैं। हमेशा वीसी को पहला प्रस्ताव रखने दें। आपको अक्सर सुनने को मिलेगा, हम ये शर्त इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यही मार्केट स्टैंडर्ड है। ये एक बहुत ही कमज़ोर तर्क है। इसका जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है ये पूछना कि वो मार्केट आपकी कंपनी और इस खास डील के लिए क्यों मायने रखता है। उनसे एक तर्कसंगत जवाब मांगिए। और आखिर में शायद सबसे ज़रूरी बात, सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। जब आप चुप रहते हैं तो आप जानकारी इकट्ठा करते हैं और बेवजह की रियायतें देने से बचते हैं। जब आप सिर्फ सुन रहे हों तो आप कुछ खो नहीं सकते। और सोचिए,
अगर आपसे गलती हो जाए और आप एक खराब डील साइन कर लें तो क्या? घबराइए मत। याद रखिए, ये एक मल्टीप्ले गेम है। अगर आपकी कंपनी सफल होती है तो आप लगभग हमेशा अगले राउंड में, या जब आप कंपनी बेचते हैं तो खराब शर्तों पर फिर से बातचीत कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप नेगोशिएशन टेबल पर बैठें तो खुद से बस ये एक सवाल पूछिए, क्या सामने बैठा व्यक्ति सिर्फ एक बार का खेल खेल रहा है या वो अगले 10 सालों के लिए एक पार्टनरशिप बना रहा है? आपका जवाब आपको बता देगा कि आप सही साथी चुन रहे हैं या नहीं, क्योंकि वेंचर कैपिटल सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये इस लंबी यात्रा के लिए सही लोगों को खोजने के बारे में है। जब भी वेंचर कैपिटल फंडिंग की बात होती है तो ज्यादातर लोग इस पर ध्यान देते हैं कि क्या करना है, लेकिन सच तो ये है कि क्या नहीं करना है, ये जानना उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही अनकहे नियमों और गलतियों पर बात करेंगे जिनसे बचकर फंडिंग मिलने की उम्मीद को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। तो आज हम 5 ऐसे जरूरी नियमों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले, वीसी के साथ पहली डेट का क्या मतलब है? फिर पहले संपर्क के नियम क्या हैं? ना सुनने पर कैसे पेश आना है? वीसी असल में फंड किस चीज को करते हैं? और आखिर में असली निवेश क्या होता है? तो चलिए शुरू करते हैं पहले नियम से, वीसी के साथ पहली डेट। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसका मतलब ये है कि पावर पॉइंट से कई ज्यादा जरूरी है वो इंसान जो पिच दे रहा है। देखिए, वीसी फंडिंग सिर्फ एक शानदार आइडिया के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस इंसान के बारे में है जिसमें उस आइडिया को सच कर दिखाने का दम है। एक वीसी ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। हम उद्यमियों से कहते हैं कि हम उनमें पहली डेट वाली ऊर्जा की तरह दिलचस्पी लेना चाहते हैं। इसका मतलब साफ है, वीसी आइडिया से पहले फाउंडर में निवेश करते हैं। वो एक ऐसा फाउंडर ढूंढ रहे हैं जो उन्हें प्रेरित कर सके, जिसके जुनून पर वो भरोसा कर सके। इसी सोच को कुछ लोग द बियर टेस्ट भी कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि बियर ही हो, इसे चाय लाटे टेस्ट भी समझ सकते हैं। सवाल बस इतना सा है, क्या एक वीसी मीटिंग खत्म होने के बाद उस फाउंडर के साथ बैठकर आराम से एक कप चाय या कॉफी पीना चाहेगा? ये छोटी सी बात दिखाती है कि वो उस इंसान के साथ आगे काम करने में कितना सहज महसूस करते हैं। और इस व्यक्तिगत कनेक्शन की अहमियत इस बात से समझ आती है कि एक वीसी और एक उद्यमी के बीच का रिश्ता अमेरिका में औसत शादी से भी ज्यादा लंबा चलता है। सोच कर देखिए, ये कोई छोटी मोटी साझेदारी नहीं है, ये सालों का कमिटमेंट है। तो वो व्यक्तिगत कनेक्शन और आपसी तालमेल बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नियम पर, पहले संपर्क के नियम। यानी मीटिंग से पहले ही ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचना है ताकि पहला इंप्रेशन खराब ना हो। यहाँ 2 चीजें हैं जो एक नौसिखिया और एक पेशेवर कदम के बीच का फर्क बताती हैं। एक तरफ है ईमेल स्पैम करना, जिसके मुकाबले पेशेवर कदम है एक सोचा समझा विचारशील संपर्क। दूसरी तरफ है आते ही एनडीए मांग लेना, जबकि पेशेवर कदम है पहले विश्वास बनाना। ये छोटी छोटी बातें ही एक पेशेवर दृष्टिकोण दिखाती हैं, जबकि नौसिखिया गलतियां वो तो खेल शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती हैं। खासकर एनडीए यानी नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, इसकी मांग करना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। क्यों? आसान है। वीसी इसे एक संकेत मानते हैं कि फाउंडर को इंडस्ट्री की समझ नहीं है। देखिए, वो दिन में सैकड़ों मिलते जुलते आइडिया देखते हैं। हर किसी के साथ कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर करने लगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे। ऊपर से ये उन्हें दूसरे निवेशकों से बात करने से भी रोकता है। और सच तो ये है कि एक प्रतिष्ठित वीसी अपनी साख के लिए कभी भी आइडिया नहीं चुराएगा। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो शायद सबसे मुश्किल है, ना को कैसे संभालें। इनकार सुनना किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन इसे पेशेवर तरीके से संभालना फंडिंग की यात्रा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये है कि ना का मतलब अक्सर ना ही होता है। जब एक वीसी मना कर दे तो उस फैसले का सम्मान करना चाहिए। उन्हें बार बार ईमेल करना या उनसे बहस करना, इससे कुछ नहीं होगा। ये अक्सर उनका अंतिम निर्णय होता है। लेकिन हाँ, एक लेकिन है। रेफरल मांगने के लिए एक अपवाद है। वैसे तो ना के बाद रेफरल मांगना आमतौर पर ठीक नहीं माना जाता, पर एक खास स्थिति है जहां ये किया जा सकता है। तो इसका तरीका क्या है? पहला कदम, उनकी ना को ध्यान से सुनिए। अगर उनसे पहले से थोड़ा बहुत रिश्ता है तो विनम्रता से पूछ सकते हैं, क्यों? अब यहां ध्यान देना है, अगर इनकार का कारण फिट है, जैसे कि आप अभी बहुत शुरुआती चरण में हैं या ये सेक्टर हम कवर नहीं करते,
तब सिर्फ तभी रेफरल के लिए पूछा जा सकता है। कहा जा सकता है, मैं समझता हूं, क्या आप किसी और को जानते हैं जिनके लिए ये एक बेहतर फिट हो सकता है? लेकिन अगर उन्होंने कंपनी में ही कोई कमी बताई है तो रेफरल मांगना बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं। वीसी असल में फंड करते किसको हैं? आइडिया को, टेक्नोलॉजी को? इसका जवाब शायद थोड़ा सा हैरान करने वाला हो। पहले ये देखते हैं कि वीसीस किस चीज को प्राथमिकता नहीं देते हैं। अक्सर फाउंडर दो चीजों पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं जिन पर वीसी इतना ध्यान नहीं देते। पहली चीज है अकेले संस्थापक होना और दूसरी सॉफ्टवेयर पेटेंट पर हद से ज्यादा ध्यान देना। दोनों ही चीजें वीसी के लिए रेड फ्लैग हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि अकेले संस्थापक होना जोखिम बढ़ाता है और पेटेंट पर ज्यादा निर्भर रहना ये दिखाता है कि शायद फाउंडर को टीम वर्क या बिजनेस की असली वैल्यू कैसे बनती है इसकी पूरी समझ नहीं है। तो फिर वो निवेश करते किस चीज में हैं? इस बात से सब साफ हो जाता है। उन्होंने ग्रेड बी आइडिया और ग्रेड ए टीमों के साथ पैसा कमाया है। मतलब साफ है, वीसी एक ए ग्रेड टीम में पैसा लगाना पसंद करेंगे, भले ही उनका आइडिया बी ग्रेड हो, बजाय इसके कि एक ए ग्रेड आइडिया हो और टीम बी ग्रेड हो, क्योंकि एक बेहतरीन टीम वो किसी भी आइडिया को सफल बना सकती है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी नियम पर, असली निवेश। ये पॉइंट इन सभी बातों को निचोड़ है। पहली बात, इसे हमेशा याद रखें, सिर्फ आइडिया ही काफी नहीं होता। एक शानदार आइडिया तो बस शुरुआती बिंदु है, मंजिल नहीं। असली चीज है उसे हकीकत में बदलने की काबिलियत। दूसरी बात, पेटेंट ही इनाम नहीं है। खासतौर पर सॉफ्टवेयर बिजनेस में पेटेंट सफलता की गारंटी नहीं देता। असली बचाव तो प्रोडक्ट, टीम और बाजार में उतरने की रफ्तार होती है। तो फिर असली निवेश क्या है? वो है लोगों में। निवेश लोगों में है। आखिर में वेंचर कैपिटल संस्थापकों और उनकी टीम पर लगाया गया एक दांव है, इस भरोसे पर कि ये लोग हर मुश्किल को पार करके कुछ बड़ा बनाकर दिखाएंगे। तो इस सब के बाद आखिर में सवाल ये उठता है, पिच में कौन सी कहानी सुनाई जा रही है? क्या ये सिर्फ एक आइडिया की कहानी है या फिर उस बेहतरीन टीम की कहानी है जो उस आइडिया को जमीन पर उतार सकती है? चलिए आज बात करते हैं स्टार्टअप फाइनेंसिंग की उस पेचीदा दुनिया की जिसके बारे में वेंचर डील्स किताब में बहुत गहराई से बताया गया है। ये एक ऐसा सफर है जहां हर मोड़ पर कुछ छुपे हुए जाल हो सकते हैं, और आज हम उन्हीं जालों को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर टर्म शीट में छिपे होते हैं। तो इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन जरूरी सवाल से करते हैं। क्या वो डील जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यूएशन मिल रहा हो हमेशा एक कंपनी के लिए सबसे अच्छी साबित होती है? जैसा कि हम आगे देखेंगे, जो डील कागज पर सबसे शानदार दिखती है ना, वो असल में आगे चलकर एक बहुत बड़ा सिरदर्द भी बन सकती है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें सीधे उतरते हैं। इस पूरी बात को समझने के लिए एक बेसिक प्रिंसिपल है जिससे प्रेसिडेंट प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब जो पहली मिसाल कायम हो गई वही आगे का रास्ता तय करती है। शुरुआती डील में जो शर्तें मान ली जाती हैं वो कंपनी की पूरी जिंदगी के लिए एक पैटर्न सेट कर देती हैं। और यहीं पर एक मजेदार विरोधाभास सामने आता है। कभी-कभी शुरुआती दौर में मिला एक बहुत ही ऊंचा वैल्यूएशन भविष्य में एक बोझ बन जाता है। सोचिए, अगर बिजनेस की ग्रोथ उस आसमान छूती वैल्यूएशन से मैच नहीं कर पाई तो अगला फंडिंग राउंड उठाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और फिर डाउन राउंड की नौबत आती है जो न सिर्फ पैसों का नुकसान है बल्कि पूरी टीम का हौसला भी तोड़ देता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी पड़ाव की, सीड डील। ये वो स्टेज है जहां फाउंडर्स को कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनका असर बहुत बहुत दूर तक जाता है। सीड स्टेज पर अक्सर दो तरह के हालात बनते हैं। एक तरफ एक लीड इन्वेस्टर होता है जो पूरी तरह से कमिटेड होता है, ये भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत सिग्नल है। और दूसरी तरफ होता है पार्टी राउंड। यहाँ कई इन्वेस्टर्स थोड़ा थोड़ा पैसा लगा देते हैं लेकिन असल में कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। और ये मिसाल इस बात को बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। पार्टी राउंड में कोई जवाबदेही नहीं होती। जब भी कोई मुश्किल आती है तो हर इन्वेस्टर दूसरे की तरफ देखने लगता है, बिल्कुल उस टेनिस गेम की तरह जहां बॉल बीच में गिर जाती है और दोनों पार्टनर एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, तुम्हारी थी। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी कैसे बनती है। शुरुआती दौर में जो शर्तें तय होती हैं ना, वो आगे आने वाले हर फाइनेंसिंग राउंड में गूंजती हैं और उनका असर वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है।
यहाँ एक टर्म है जो बहुत ही जरूरी है, लिक्विडेशन प्रेफरेंस। पर इसका जो सबसे खतरनाक रूप है वो है पार्टिसिपेटिंग प्रिफर्ड। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक इन्वेस्टर ने 2 मिलियन लगाए और कंपनी 10 मिलियन में बिक गई, तो पार्टिसिपेटिंग प्रिफर्ड के साथ वो इन्वेस्टर पहले तो अपने 2 मिलियन वापस लेगा और फिर जो 8 मिलियन बचे उसमें से भी अपना हिस्सा लेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि फाउंडर्स और एम्प्लॉयज के हाथ में बहुत कम पैसा आता है। एक और जाल है प्रोटेक्टिव प्रोविजंस। अगर हर सीरीज के इन्वेस्टर्स को अलग अलग वोटिंग का अधिकार मिल जाए तो सोचिए क्या होगा। हर छोटे से छोटे फैसले के लिए दर्जनों लोगों से हाँ करवानी पड़ेगी। ये पूरी प्रोसेस को एकदम धीमा और मुश्किल बना देता है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि सभी प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स एक साथ एक ही क्लास की तरह वोट करें। और जैसे जैसे कंपनी मिड और लेट स्टेज फाइनेंसिंग तक पहुंचती है, शुरुआती फैसलों का असर और भी गहरा होता जाता है। और यहां से शुरू होती है असली लड़ाई, अपनी ही कंपनी पर कंट्रोल रखने की लड़ाई। जरा इस चार्ट पर एक नजर डालिए। सीड राउंड के बाद बोर्ड पर आमतौर पर फाउंडर्स का कंट्रोल रहता है। जैसा कि साफ दिख रहा है, उनके पास मेजॉरिटी है जो उन्हें फैसले लेने की पूरी आज़ादी देती है। लेकिन कुछ और फंडिंग राउंड्स के बाद तस्वीर देखिए, कहानी बिल्कुल पलट चुकी है। हर नया लीड इन्वेस्टर बोर्ड में एक सीट ले लेता है और धीरे धीरे फाउंडर्स का कंट्रोल कम होता जाता है और इन्वेस्टर्स का दबदबा बढ़ जाता है। ये बदलाव मतलब बहुत ही बड़ा होता है। लेट स्टेज में आकर फाउंडर्स एक बहुत बड़े दौराहे पर खड़े होते हैं। क्या उन्हें कम वैल्यूएशन पर एक सीधी साधी क्लीन डील लेनी चाहिए, या फिर ज्यादा वैल्यूएशन के साथ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डील जिसमें सारी शर्तें इन्वेस्टर्स के हक में होती हैं? ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला है। और यहीं पर सामने आता है यूनिकॉर्न ट्रैप। ये जो अरबों डॉलर की वैल्यूएशन पाने की होड़ है ना, इसमें लेट स्टेज इन्वेस्टर्स ऐसी शर्तें रखवा लेते हैं जो उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़े एग्जिट के लिए मजबूर करती हैं। नतीजा, फाउंडर्स एक अच्छी खासी कीमत पर भी कंपनी नहीं बेच पाते, क्योंकि इन्वेस्टर्स तो किसी और भी बड़ी डील का इंतजार कर रहे होते हैं। तो इन सारी चुनौतियों को देखकर सवाल उठता है कि फाउंडर्स करें तो करें क्या? वो अपनी कंपनी पर अपना असर और कंट्रोल कैसे बनाए रख सकते हैं? अच्छी बात यह है कि इससे बचने के लिए कुछ स्मार्ट रणनीतियां हैं। देखिए, कंट्रोल बनाए रखने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे बिल्कुल शुरुआत में ही यह तय कर लिया जाए कि बोर्ड में वीसी डायरेक्टर्स की संख्या एक लिमिट से ज्यादा नहीं होगी। जिन्हें बोर्ड सीट नहीं दी जा सकती, उन्हें ऑब्जर्वर राइट्स ऑफर कर दिए जाएं। और हाँ, तेजी से फैसले लेने के लिए एक छोटी एग्जीक्यूटिव कमेटी बना दी जाए। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि फाइनेंसिंग का असली मकसद क्या है? सिर्फ सबसे ज्यादा पैसा उठाना, या एक ऐसा पार्टनर ढूंढना जिसके साथ मिलकर एक लंबी और कामयाब यात्रा तय की जा सके? इस एक सवाल का जवाब किसी भी कंपनी का भविष्य तय कर सकता है। सोचिए, आपका बिजनेस इतना सफल हो गया है कि कोई बड़ी कंपनियों से खरीदना चाहती है। इस पूरे प्रोसेस का जो पहला और सबसे अहम कदम होता है वो है एक दस्तावेज। इसे कहते हैं लेटर ऑफ इंटेंट या LOI। तो आज हम इसी दस्तावेज की परतों को एक एक करके खोलेंगे। ये बात ना पूरी कहानी को बड़े ही मजेदार तरीके से बताती है। देखिए, LOI मिलना किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये इस बात का सबूत है कि कुछ ऐसा बनाया गया है जिसकी मार्केट में वाकई कीमत है। लेकिन जैसा कि यहाँ मजाकिया अंदाज में कहा गया है, प्रसिद्धि और दौलत की राह उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती है। तो आखिर ये LOI है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये एक नॉन बाइंडिंग दस्तावेज है। मतलब ज्यादातर बातें कच्ची होती हैं और कोई भी पार्टी सौदे से पीछे हट सकती है। लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो कानूनी तौर पर बाइंडिंग होती हैं, और वो बहुत मायने रखती हैं। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। LOI के पहले पन्ने पर जो एक बहुत बड़ा आकर्षक सा नंबर लिखा होता है, क्या वो पूरा का पूरा बैंक अकाउंट में आता है? ज्यादातर मामलों में इसका जवाब है नहीं। तो चलिए कीमत की इस पहेली को सुलझाते हैं। एक एक्विजिशन में कीमत सिर्फ एक नंबर नहीं होती। ये कई हिस्सों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है और हर हिस्से का अपना अलग मतलब और अपना अलग रिस्क होता है। मान लेते हैं शुरुआती बातचीत में $150 मिलियन की कीमत पर बात पक्की होती है। ये सुनने में किसी सपने के सच होने जैसा लगता है ना? सालों की मेहनत का फल। पर ये तो बस कहानी की शुरुआत है। लेकिन वो जो बड़ा सा नंबर था ना, वो पूरी कहानी नहीं बताता। असल में ये $150 मिलियन कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। डील के दिन हाथ में आते हैं सिर्फ $85 मिलियन। तो सवाल ये है कि बाकी का पैसा गया कहाँ? चलिए एक एक करके देखते हैं।
पहला हिस्सा है एस्क्रो। ये वो पैसा है जिसे खरीदार लगभग 12 से 24 महीने तक अपने पास रखता है। ये एक तरह की सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अगर डील के बाद कंपनी में कोई छिपी हुई प्रॉब्लम निकलती है तो खरीदार इसी पैसे से उसकी भरपाई करता है। मतलब ये $15 मिलियन तुरंत आपकी जेब में नहीं आ रहे। फिर आता है अर्न आउट, और यहाँ ये $40 मिलियन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये भविष्य में मिलने वाले पैसे का एक वादा है जो इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी खरीदार के अंडर कैसा परफॉर्म करती है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि कई बार ये टारगेट पूरे नहीं हो पाते और ये पैसा कभी नहीं मिलता। और आखिर में है मैनेजमेंट रिटेंशन पूल। देखिए, खरीदार चाहता है कि कंपनी के सबसे जरूरी लोग उसे छोड़कर ना जाएं, इसलिए वो कीमत का एक हिस्सा, इस केस में $10 मिलियन, उन्हें कुछ सालों में धीरे धीरे देने के लिए अलग रख देता है। ये एक चतुर चाल भी हो सकती है ताकि मैनेजमेंट और बाकी शेयर होल्डर्स के बीच में मतभेद पैदा हो। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और चीज होती है जिसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। अगर डील के दिन कंपनी के पास एक तय रकम से कम कैश है तो कीमत में और भी कटौती हो सकती है। तो हुआ ये कि जो हेडलाइन नंबर था वो तो बस एक शुरुआत थी, असलियत कहीं ज्यादा पेचीदा है। ठीक है, तो कीमत वाली पहेली तो हमने कुछ हद तक समझ ली। अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी पहलू पर, डील का स्ट्रक्चर। ये तय करता है कि सौदा असल में होगा कैसे, और इसके नतीजे बहुत दूर तक जाते हैं। यहाँ दो मेन रास्ते होते हैं, एसेट डील और स्टॉक डील। खरीदार को एसेट डील पसंद आती है क्योंकि इसमें वो सिर्फ कंपनी की अच्छी अच्छी संपत्ति चुन लेता है और बाकी का सिरदर्द बेचने वाले के लिए छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ बेचने वाला हमेशा स्टॉक डील चाहता है जिसमें पूरी की पूरी कंपनी बिक जाती है और उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। और जैसा कि ये कोड बताता है, ये मामला बहुत जल्दी पेचीदा हो जाता है। टैक्स, लायबिलिटीज और स्ट्रक्चर, ये सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि ये किसी भूल भुलैया जैसा लग सकता है। इसलिए शुरुआत से ही सही स्ट्रक्चर पर जोर देना बहुत जरूरी है। कीमत हो गई, स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करते हैं उन छिपे हुए जालों की जो अक्सर LOI के फाइन प्रिंट में दबे होते हैं, लेकिन जिनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। लॉ में अक्सर ऐसी लाइनें मिलेंगी, मानक या स्टैंडर्ड। ये शब्द सुनने में कितना सीधा साधा और नॉर्मल लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे ये कोई आम बात है जिस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन इसका असली मतलब कुछ और ही होता है। ये एक कोड है जिसका मतलब है इस मुद्दे पर हम बाद में बहुत कड़ी सौदेबाजी करेंगे, जब आप डील के लिए कमिट हो चुके होंगे और आपकी नेगोशिएट करने की पावर कम हो जाएगी। याद रखिए, सौदों की दुनिया में स्टैंडर्ड जैसा कुछ नहीं होता। तो फिर करना क्या चाहिए? इसका उपाय है कि एस्क्रो जैसी जरूरी चीजों पर LOI में ही क्लैरिटी मांगनी चाहिए, जैसे कि कुल कीमत का 10 से 20%, 12 से 24 महीने की अवधि के लिए। और ये भी पहले ही तय कर लेना चाहिए कि किन खास मामलों में एस्क्रो की लिमिट लागू नहीं होगी, जैसे कि फ्रॉड या टैक्स के मामलों में। अब एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जो लगभग हमेशा लीगली बाइंडिंग होता है, नो शॉप क्लॉज। इसका मतलब है कि एक बार LOI साइन हो गया तो एक तय समय के लिए, मान लीजिए 60 दिनों तक, किसी और खरीदार से बात नहीं की जा सकती। ये खरीदार को सेफ रखता है। लेकिन अगर इस टाइम में डील क्लोज नहीं होती तो पासा पलट सकता है और बेचने वाले की सौदेबाजी की ताकत वापस आ सकती है। अच्छा, मान लीजिए डील हो गई, पैसे मिल गए, सब खत्म? नहीं, कई लोगों के लिए असली लड़ाई तो डील क्लोज होने के बाद शुरू होती है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, डील के महीनों या सालों बाद कोई झगड़ा होता है, जैसे एस्क्रो पर कोई क्लेम आ जाता है, तो सभी पुराने शेयर होल्डर्स की तरफ से लड़ेगा कौन? और यहीं पर एंट्री होती है शेयर होल्डर रिप्रेजेंटेटिव की। ये वो इंसान या फर्म है जो सभी पुराने शेयर होल्डर्स की तरफ से खरीदार के साथ बातचीत करता है, झगड़ों को सुलझाता है और उनके हक की लड़ाई लड़ता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इस रोल के लिए सही इंसान को चुनना बहुत बहुत जरूरी है। कुछ लोग इस काम के लिए बिल्कुल गलत पसंद होते हैं, जैसे कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव जो अब खरीदार के लिए ही काम कर रहा है। क्या वो अपने नए बॉस के खिलाफ लड़ेगा? या कोई ऐसा VC जो इन चीजों पर ध्यान ही ना दे और उसकी एक छोटी सी गलती से लाखों डॉलर का एस्क्रो हाथ से चला जाए? ये रोल एक बहुत बड़ी और अक्सर बिना पैसे की सिरदर्दी बन सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है
क्या अपनी सालों की मेहनत की कमाई की रखवाली के लिए चुना गया इंसान वाकई उस लड़ाई को लड़ने और जीतने के लिए तैयार है? एक LOI सिर्फ एक डील की शुरुआत है। असली खेल तो उसके बाद आने वाली चुनौतियों से निपटने में है। अगर कोई एक एंटरप्रेन्योर है तो उसके दिमाग में ये सवाल तो कभी ना तभी आया ही होगा, आखिर ये टर्म शीट्स होती ही क्यों हैं? हम सब जानते हैं कि ये वेंचर कैपिटल की दुनिया का एक बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, पर इसकी असली ज़रूरत है क्या? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि ये सब कुछ बस एक हैंडशेक, एक भरोसे पर क्यों नहीं हो सकता? भाई, अगर एक फाउंडर और एक इन्वेस्टर एक दूसरे पर यकीन करते हैं तो फिर इतने सारे कानूनी दांव-पेच और कागजात की ज़रूरत ही क्या है? सवाल तो एकदम जायज़ है। और मजे की बात तो ये है कि वेंचर डील्स किताब लिखने वाले ब्रैड फेल्ड और जेसन मेंडलसन खुद ये बात मानते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें भी बिना टर्म शीट के डील करना ज्यादा पसंद है। ये तो बड़ा अजीब विरोधाभास है ना? मतलब जो लोग इस पर किताब लिख रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि काश ये न होता, तो फिर हम इसका इस्तेमाल करते ही क्यों हैं? तो इसका जो पहला जवाब है ना, वो बड़ा सीधा साधा, बड़ा प्रैक्टिकल है। कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिन्हें हम चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहले तो वीसी फंड को भी अपने निवेशकों को मतलब एलपीज को जवाब देना होता है। फिर ऑडिटर्स भी तो हैं, उन्हें यह साबित करने के लिए पक्के दस्तावेज चाहिए कि हाँ भाई पैसा सही जगह लगा है। और सबसे ज़रूरी बात, खुदा न खास्ता अगर भविष्य में कुछ ऊंच नीच हो गई तो यही दस्तावेज अदालत में काम आते हैं। ये बुरे बर्ताव को रोकने के लिए एक तरह की लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। लेकिन ये तो हुई ऊपरी बातें। टर्म शीट का असली मकसद इससे कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए आप असली मुद्दे पर आते हैं। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये खेल के नियम तय करने का तरीका है। असल में किसी भी टर्म शीट को आप देखें ना, तो उसमें मोटी मोटी बस दो ही बातें होती हैं। पहली, इकोनॉमिक प्रोविजंस यानी पैसा, सीधा सा मतलब कि जब कंपनी सफल होगी तो किसको कितना पैसा मिलेगा। और दूसरी चीज, कंट्रोल प्रोविजंस यानी कि कंट्रोल, कंपनी में चलेगी किसकी, बड़े फैसले कौन लेगा। बस यही दो चीजें हैं। तो फिर इन दोनों का असली मकसद क्या है? देखिए, आर्थिक शर्तों का लक्ष्य होता है इंसेंटिव्स को एक लाइन में लाना। मतलब ये पक्का करना कि फाउंडर हो या इन्वेस्टर, सबकी गाड़ी एक ही पटरी पर चले, एक ही मंजिल की तरफ, जो है कंपनी की सफलता। और कंट्रोल वाली शर्तों का मकसद होता है बुरे बर्ताव को रोकना। मतलब कोई अपनी मनमानी करके या अपने फायदे के लिए गाड़ी को पटरी से न उतार दे। और देखिए, यही समझ आपको नेगोशिएशन टेबल पर एक बहुत बड़ी पावर देती है। सिर्फ ये कहने के बजाय कि अरे ये तो मार्केट स्टैंडर्ड नहीं है, एक फाउंडर ये कह सकता है कि देखिए ये शर्त हमारे इंसेंटिव्स को गलत दिशा में ले जा रही है। ये बात को एक कहीं ज्यादा गहरे और मजबूत लेवल पर ले जाता है। अच्छा, अब थोड़ा और गहरे पानी में उतरते हैं। हर अच्छी डील के पीछे कुछ छिपी हुई आर्थिक ताकतें काम कर रही होती हैं। इसमें पहली ताकत है ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। ये किसी भी डील टू फाइनल करने में लगने वाला टाइम और पैसा है। सोचिए, वकीलों की फीस, आने जाने का खर्चा, बातचीत में लगने वाले अनगिनत घंटे, ये सब क्या है? ये सब डील करने की लागत है। जरा सोचिए, आज से 25 साल पहले क्या होता था? ये लागतें बहुत ज्यादा थी। हर छोटी चीज के लिए मिलना पड़ता था, डॉक्यूमेंट्स बाइक वाले कुरियर से जाते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से, ईमेल और स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स की वजह से ये लागत बहुत ही कम हो गई है। डील करना कहीं ज्यादा आसान और सस्ता हो गया है। अब दूसरी ताकत है एजेंसी कॉस्ट्स। ये बड़ा फैंसी नाम लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। ये दिक्कत तब आती है जब एक इंसान, मान लीजिए सीईओ, को किसी दूसरे के लिए, मान लीजिए इन्वेस्टर के लिए काम करना होता है, पर दोनों के अपने अपने फायदे अलग हो सकते हैं, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। इसे समझने के लिए एक क्लासिक केस लेते हैं, एक वॉकिंग डेड कंपनी का। ये वो कंपनी है जो ना तो मर रही है ना ठीक से जी रही है, बस एक जिंदा लाश की तरह धीरे धीरे चल रही है, और बड़े सक्सेस की कोई उम्मीद भी नहीं है। अब यहां देखिए, दोनों के रास्ते कैसे एकदम अलग हो जाते हैं। वीसी सोचेगा यार कंपनी बंद करो, जो पैसा बचाए निकालो और टैक्स में लॉस दिखाकर किस्सा खत्म करो। और सीईओ वो सोचेगा नहीं नहीं कंपनी चलाते रहो, सैलरी आ रही है, सीईओ का टाइटल बना हुआ है। देख रहे हैं, इंसेंटिव्स बिल्कुल उल्टे हो गए। तो ऐसी वॉकिंग डेड सिचुएशन से बचने के लिए ही टर्म शीट में कुछ खास हथियार रखे जाते हैं। जैसे वीसी को बोर्ड में एक सीट दे दी जाती है। बोर्ड में मेंबर्स की संख्या ऑड यानी 3, 5 या 7 रखी जाती है। इन्वेस्टर को कुछ समय बाद अपना पैसा वापस मांगने का अधिकार दिया जाता है। और हाँ, लिक्विडेशन प्रेफरेंस, जो पक्का करता है कि कंपनी बिकने पर इन्वेस्टर का पैसा पहले निकले।
चलिए अब आते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी मोड़ पर। एक ऐसी शर्त जो कभी कागज पर लिखी ही नहीं जाती। सच तो ये है कि कभी-कभी आपकी साख, आपकी रेप्यूटेशन कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी क्लॉज से ज्यादा मायने रखती है। वेंचर कैपिटल की दुनिया है तो बहुत बड़ी, पर अंदर से बहुत छोटी। यहां सब एक दूसरे को जानते हैं और आपकी इज्जत ही आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। और ये रेप्यूटेशन रातों रात नहीं बनती, ये बनती है लंबे समय में। इस बात से कि जब हालात मुश्किल होते हैं, जब कंफ्यूजन होता है, तब आप कैसे बर्ताव करते हैं। ये सिर्फ बातों से नहीं, आपके काम से बनती है। और ये नियम फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों पर बराबर लागू होता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या सबसे जरूरी शर्त वाकई में कभी लिखी जाती है, या फिर वो बस इस बात में छुपी होती है कि आप किसके साथ हाथ मिला रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। सोचने वाली बात है ना? किसी भी स्टार्टअप को शुरू करना ये सुनने में ही कितना रोमांचक लगता है ना? पर असल में ये एक कानूनी भूल भुलैया में चलने जैसा है। कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन वो कंपनी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती हैं। तो आज हम इन्हीं 5 कानूनी रुकावटों को समझने वाले हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। जरा सोचिए, किसी की कंपनी फंडिंग जुटाने के बिल्कुल करीब है और तभी एक दोस्त का फोन आता है जो ये बात कहता है। ये सुनने में ही कितना शॉकिंग लगता है ना? पर यह एक सच्ची कहानी है और ये दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी कैजुअल सी बातचीत भी एक बहुत बड़े कानूनी सिरदर्द में बदल सकती है। कहानी कुछ यूं है कि किसी ने अपने दोस्त को अपना आइडिया बताया, उसने बस कुछ सजेशंस दिए और अब महीनों बाद जब सक्सेस बस दरवाजे पर खड़ी है, वो फोन करके कहता है कि आधा हिस्सा तो मेरा है। सुनने में ये भले ही थोड़ा ड्रामेटिक लगे, पर यकीन मानिए स्टार्टअप वर्ल्ड में ये बहुत कॉमन है और ये ना सिर्फ फंडिंग रोक सकता है, बल्कि फाउंडर्स के बीच के रिश्ते को भी हमेशा के लिए खराब कर सकता है। तो यहीं से आती है हमारी पहली और शायद सबसे बड़ी रुकावट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी को सुरक्षित रखना। ये किसी भी कंपनी का दिल है, उसकी जान है और इसे प्रोटेक्ट करना सबसे जरूरी है। और पता है, ये गड़बड़ सिर्फ दोस्तों के साथ ही नहीं होती। मान लीजिए किसी ने एक फ्रीलांसर को हायर किया, वेबसाइट बनाने के लिए पैसे भी दे दिए, पर कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ साफ नहीं लिखवाया कि कोड का असली मालिक कौन होगा। और फिर कुछ महीने बाद क्या पता चलता है कि वही कोड एक कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे भी लगा है। तो अगर शुरू में ही ये तय नहीं हुआ कि भाई इस आइडिया या काम का मालिक कौन है, तो आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो इसका सलूशन क्या है? बहुत सिंपल। ये 2 जादुई शब्द हैं, वर्क फॉर हायर। जब भी किसी फ्रीलांसर या कॉन्ट्रैक्टर से काम कराएं, तो ये पक्का कर लें कि एग्रीमेंट में ये क्लॉज जरूर हो। ये इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके बिना कानून की नज़र में काम बनाने वाला ही उसका मालिक होता है, भले ही उसे पैसे मिल गए हों। ये क्लॉज पक्का कर देता है कि एक बार पेमेंट हो गई तो उस काम के सारे राइट्स, मतलब सारे अधिकार अब कंपनी के हैं, उसके नहीं। ओके, तो आईपी को तो हमने संभाल लिया। अब आते हैं अगली रुकावट पर, जो जुड़ी है लोगों से। देखिए, टीम किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है, पर सच तो ये है कि एम्प्लॉयज से जुड़े मामले ही अक्सर एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़े लीगल हेडेक बन जाते हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह सच है। फाउंडर्स का सारा ध्यान प्रोडक्ट बनाने और मार्केट में जगह बनाने पर होता है, लेकिन असल में ज्यादातर लॉसूट्स जो हैं वो हायरिंग और फायरिंग से ही जुड़े होते हैं। तो इससे बचने का तरीका क्या है? देखिए, 3 चीजें हैं। पहला, ऑफर लेटर में एट विल एम्प्लॉयमेंट का जिक्र जरूर करें। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कुछ लीगल प्रोटेक्शंस को छोड़कर कंपनी या एम्प्लॉय दोनों में से कोई भी बिना कारण बताए एम्प्लॉयमेंट खत्म कर सकता है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन वाले कानूनों का ध्यान तो हमेशा रखना ही है। दूसरा, सेवरेंस यानी नौकरी छोड़ने पर जो पैसा मिलता है उसकी शर्तों पर पहले से ही सोच लें। और सबसे जरूरी, एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट लॉयर हमेशा कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एकदम फाउंडेशन की, यानी कंपनी के लीगल स्ट्रक्चर की। कंपनी कहाँ रजिस्टर हो रही है और किस तरह की कंपनी बन रही है, ये फैसले भविष्य के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और ये सवाल हर फाउंडर के दिमाग में आता है, सी कॉर्प, एस कॉर्प या फिर एलएलसी। और ये फैसला बहुत बड़ा है, स्पेशली अगर आगे चलकर इन्वेस्टर से पैसा उठाने का प्लान है। ये टेबल इसे एकदम साफ कर देती है। अगर वेंचर कैपिटल या एंजल इन्वेस्टर्स से फंडिंग चाहिए तो सी कॉर्प ही अकेला रास्ता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को इसका स्ट्रक्चर पता है, ये फेमिलियर है। इसमें अलग अलग तरह के स्टॉक इश्यू किए जा सकते हैं, जैसे प्रेफर्ड स्टॉक जो इन्वेस्टर्स लेते हैं। एस कॉर्प और एलएलसी छोटे बिजनेसेस के लिए ठीक हैं, पर वीसी फंडिंग के गेम के लिए वो नहीं बने हैं। स्ट्रक्चर तो हो गया,
पर जगह भी बहुत मैटर करती है। ज्यादातर वीसी बैक्ड स्टार्टअप्स डेलावेयर में ही क्यों रजिस्टर होते हैं? सिंपल, वहां का कॉर्पोरेट लॉ बहुत क्लियर, फ्लेक्सिबल और बिजनेस फ्रेंडली है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और वकील इसके रूल्स को समझते हैं, जिससे फंडिंग, एक्विजिशन सब कुछ आसान हो जाता है। प्लस वहां एक स्पेशल चांसरी कोर्ट है जो सिर्फ बिजनेस डिस्प्यूट्स को ही हैंडल करता है, मतलब एक्सपर्ट जजेस और प्रिडिक्टेबल फैसले। ओके, तो कंपनी डेलावेयर में एक सी कॉर्प बन गई, परफेक्ट। अब क्या? अब आता है अगला बड़ा स्टेप, फंड रेजिंग। पर यहां भी सावधान रहना होगा, पैसा जुटाने में भी अपने लीगल ट्रैप्स हैं। यहां एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्रेडिटेड इन्वेस्टर। कानून के हिसाब से कोई भी हर किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकता। अक्रेडिटेड इन्वेस्टर वो होता है जिसकी नेटवर्थ घर छोड़कर $1 मिलियन से ज्यादा हो, या फिर जिसकी सालाना इनकम पिछले 2 साल से $2 लाख से ज्यादा हो। और ये रूल इसलिए है ताकि जो नए निवेशक हैं वो हाई रिस्क स्टार्टअप्स में अपना पैसा ना गवा दें। और अगर इस नियम को तोड़ा तो एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। नॉन अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स से पैसा लेने पर उन्हें एक सुपर पावर मिल जाती है, जिसे कहते हैं राइट ऑफ रिसेशन। इसका मतलब ये है कि वो इन्वेस्टर, चाहे कंपनी कितनी भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, कभी भी किसी भी वजह से आके कह सकता है मेरे पैसे वापस करो, और आपको देने पड़ेंगे। ये अधिकार लाइफ लॉन्ग है। सोचकर देखिए, कंपनी का आईपीओ आने वाला है और कोई रिश्तेदार जिसने शुरू में $5,000 दिए थे वो अपने पैसे वापस मांग ले। एक छोटी सी गलती पूरे डील को डुबो सकती है। अब आते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे क्रिटिकल रुकावट पर। ये वो मिस्टेक्स हैं जो टाइम सेंसिटिव हैं, मतलब अगर एक बार हो गई तो इन्हें बाद में फिक्स नहीं किया जा सकता। स्क्रीन पर ये जो नंबर है 30, ये स्टार्टअप वर्ल्ड के सबसे जरूरी नंबर्स में से एक है। ये क्या है? ये वो 30 दिन हैं जो किसी को मिलते हैं एक बहुत ज़रूरी टैक्स फॉर्म 83B इलेक्शन फाइल करने के लिए, जब उन्हें अपनी ही कंपनी में स्टॉक मिलते हैं। तो होता यह है कि जब किसी को कंपनी में स्टॉक मिलते हैं तो उनकी कीमत बहुत कम होती है ना? 83B फाइल करके IRS को ये बताया जाता है कि मैं इसी कम कीमत पर अभी टैक्स देना चाहता हूं। अगर ये 30 दिन में नहीं किया तो जैसे जैसे वो स्टॉक वेस्ट होते हैं, मतलब असल में आपके होते जाते हैं, उनकी बढ़ी हुई कीमत को आपकी नॉर्मल इनकम मान लिया जाएगा और उस पर टैक्स देना पड़ेगा, भले ही आपने वो स्टॉक बेचे भी ना हो। ये एक छोटी सी भूल भविष्य में आपकी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में ले जा सकती है। और ये कोई मजाक नहीं है। सोचिए, कोई अपनी कंपनी बेच रहा है और अचानक पता चलता है कि 83B का फॉर्म तो साइन किए बिना डेस्क पे ही पड़ा रह गया। ये एक छोटी सी एडमिनिस्ट्रेटिव चूक है, पर इसके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बहुत बड़े होते हैं। और हमारा आखिरी पॉइंट है 409A वैल्यूएशन। पहले क्या होता था? पुराने दिनों में कंपनी का बोर्ड खुद ही डिसाइड कर लेता था कि एम्प्लॉइज के लिए स्टॉक ऑप्शंस की कीमत क्या होगी, पर फिर IRS ने रूल्स बदल दिए। अब एक इंडिपेंडेंट फर्म से कंपनी का वैल्यूएशन करवाना पड़ता है। इससे एक सेफ हार्बर मिलता है, मतलब अगर सारे रूल्स फॉलो किए हैं तो IRS वैल्यूएशन पर सवाल नहीं उठाएगा और भारी पेनाल्टी से बच जाएंगे। तो इसका असर क्या हुआ? ये चार्ट साफ साफ दिखाता है। 409A के बाद एम्प्लॉइज के लिए स्टॉक ऑप्शंस की कीमत बढ़ गई, मतलब जब वो अपने ऑप्शंस एक्सरसाइज करते हैं तो उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जिससे उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। इससे टैलेंट को हायर करना और रिटेन करना दोनों ही और ज्यादा मुश्किल और महंगा हो जाता है, क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस उतने अट्रैक्टिव नहीं रह जाते। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, एक सक्सेसफुल कंपनी बनाने की होड़ में हम अक्सर इन बेसिक पर बहुत जरूरी लीगल स्टेप्स को भूल जाते हैं। ये रुकावटें सुनने में डरावनी लग सकती हैं, पर अगर सही समय पर सही एडवाइस और थोड़ी सावधानी बरती जाए तो इस कानूनी भूल भुलैया से आसानी से निकला जा सकता है और एक आइडिया को एक बहुत बड़ी हकीकत में बदला जा सकता है।